चैप्टर 470। रेड रोज मैनर के बाहर कैरिज से उतरते हुए क्लेन ने अपना केन संभाला। उसने आंखें बंद करके अपना दिल शांत करने की कोशिश की। फिर मैनर के दरवाजे पर खड़े रेड यूनिफॉर्म सोल्जर्स की तरफ देखा। 0-08 कोइंसिडेंसेस बना के उस सफ़ेद रिंग वाली औरत को मुझसे दूर रखता आया है, तो आज भी शायद वही होगा। बस मुझे प्रिंस एडेसाक के सामने एक्टिंग मेंटेन करनी है, सब स्मूथ चलेगा। क्लेन ने अपने मन में कैलकुलेट किया और सीधा अंदर की तरफ चला गया। सर्च के बाद उसने अपना हॉल्स्टर और रिवॉल्वर वहां छोड़ दिया और एक वैलेट के साथ मैनर के अंदर गया। फाउंटेन, स्लेट पाथवे, कार्व्ड इंटीरियर्स सब क्रॉस करके वो सेकंड फ्लोर पर एक सोलैरियम के बाहर आया। हर स्टेप पर उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे अभी कोई अनएक्सपेक्टेड सीन हो जाएगा। नॉक हुआ। वैलेट ने धीरे से बोला, डिटेक्टिव मोरियार्टी हैज अराइव्ड। कुछ देर का साइलेंस, फिर अंदर से एक हैवी वॉइस आई, हिज हाइनेस हैज इनवाइटेड हिम इन। दरवाजा खुला, अंदर की वार्मथ बाहर फैल गई। गार्ड्स की नज़र उस पर चिपकी थी। क्लेन ने कारपेट पर कदम रखा और अंदर घुसा। विंडो के पास प्रिंस एडेसाक बैठे थे, फेस राउंड लेकिन बिना स्माइल के। वाइट शर्ट, पेल येलो वेस्ट। फायरप्लेस की गर्मी एटमॉस्फेयर में एक आर्टिफिशियल सुकून था, लेकिन एडेसाक की एक्सप्रेशन ने उस सुकून को भी हैवी बना दिया। क्लेन की सबसे बड़ी रिलीफ ये थी कि सफ़ायर रिंग वाली वुमेन वहाँ नहीं थी। बाव करके उसने रिस्पेक्ट दिया। एडेसाक ने अपना टी सिप किया और बिना सीट ऑफर किए सीधा बोला, एनी रिजल्ट्स फ्रॉम योर इन्वेस्टिगेशन? क्लेन ने डिलिबरेटली एग्जॉस्टेड और गिल्टी लुक लिया। नो, आपके दोस्त स्टाइलिम का केस मैंने हर एंगल से चेक किया। स्पिरिट चैनलिंग, डिविनेशन, इंटरव्यूज, सब ने एक ही कहा, हार्ट अटैक। मैं बस वीक हूँ, आपको किसी और पावरफुल बंदे को हायर करना चाहिए। एडेसाक ने उसके बेहाल चेहरे को देखा। क्लेन ने फेसलेस एबिलिटी से अपना लुक एज्ड और ड्रेन्ड बनाया था। डार्क आई बैग्स, मेसी बियर्ड, लाइफलेस स्किन। एडेसाक ने एक पॉज लिया, कप साइड रखा और बोला, आई अंडरस्टैंड, प्रिपेयर अ डिटेल्ड रिपोर्ट, आई असाइन समवन एल्स। क्लेन ने अंदर से फिस्ट पंप किया और तुरंत अपना फोल्डेड रिपोर्ट पेपर निकाल दिया। मैंने हैबिट बना रखी है सब लिखने की, योर हाइनेस। रिपोर्ट अटेंडेंट्स को देखकर एडेसाक ने कैजुअली फ्लिप किया और साइड रख दिया। फिर सोचा, एनीथिंग एल्स? सिर्फ ये कि मैं साउथ ट्रैवल करने जा रहा हूँ, न्यू ईयर कस्टम है, सनलाइट से अपने दुख पिघलाना चाहता हूँ। क्लेन ने साय किया। एडेसाक ने थोड़ा सिर हिलाकर बटलर फंकल को कहा, सेंड हिम आउट, गेट अ कैरियज। क्लेन ने अपना वेपन वापस लिया और मैनर से निकलते ही एक हार्ड कैरेज में बैठ गया। मैनर छोटा होता गया डिस्टेंस के साथ। क्लेन ने लॉन्ग ब्रेथ ली। फाइनली स्टेज से एग्जिट, अब साउथ, फिर सीक्रेट रिटर्न। लेकिन उसकी रिलीफ सिर्फ एक पल रही। कैरेज का डोर बिना आवाज के खुला और बंद हो गया। उसने देखा अंदर एक ब्लैक डस्ट वाली फिगर मेटेरियलाइज हुई। सफायर रिंग उसके हाथ में चमक रही थी। क्लेन के दिल की धड़कन रुक गई। ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट या डेमीगॉड लेवल की प्रेजेंस। 0-08, तुम कहाँ गए? मुझे प्रोटेक्ट करना था कोइंसिडेंसेस के थ्रू। फिगर क्लियर होने लगी। एक यंग लेडी 18 या 19 साल की, राउंड फेस, डेलिकेट आइज, जेंटल टेम्परामेंट, पर डेजिंगली ब्यूटीफुल। क्लेन की आंखें चौंक गईं। ट्रिसी! ये ट्रिसी जो पहले इन्वेस्टिगेटर थी, जो टिंजन में ट्रेजेडीज लाई थी, अब प्रिंस एडेसाक के पास और ग्रेड 0 आर्टिफैक्ट के साथ। ट्रिसी ने एक स्वीट स्माइल दी और बोला, यू नो मी, आई न्यू यू नो मी। डिटेक्टिव्स नोटिस वांटेड पोस्टर्स, राइट? क्लेन ने गार्डेड टोन में पूछा, व्हाट डू यू वांट? ट्रिसी ने अनएक्सपेक्टेड जवाब दिया, सिंपल, मुझे रिपोर्ट करो नाइट हॉक्स, मैंडेटेड पनिशर्स या मशीनरी हाई माइंड को, मुझे अरेस्ट करवाओ। क्लेन के मन में एक झटका, अपनी खुद अरेस्ट की डिमांड, ये तो पागल है। फिर उसने रियलाइज किया, ट्रिसी रेड रोज मैनर से एस्केप चाहती है, उसके लिए चाइनीज गेट भी सेफर है। क्लेन ने कॉशियसली पूछा, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? ट्रिसी की आंखें अनफोकस्ड हो गईं। कोई मेरी जिंदगी मैनिपुलेट कर रहा है, हर वक्त कोइंसिडेंसेस होती हैं, मैं अपने आप को खोती जा रही हूँ, मुझे ऐसे काम करना पड़ता है जो मैं नहीं करना चाहती। जैसे मैं मेडेंस को पसंद करती हूँ, लेकिन एक दिन सुबह उठी तो एक नेकेड आदमी के साथ थी। ये मेरा मैं ही नहीं हूँ। उसके वर्ड्स में एक ब्रोकन लाफ था। मैं सोचती थी अगर मैं एडवांस करके प्लेजर बनूंगी तो एस्केप मिलेगा। इंग्रेडिएंट ढूंढने की कोशिश की, पर और बुरा हुआ। कभी मैं भूल जाती हूँ और बाद में रियलाइज़ करती हूँ कि मैं ही कल्प्रिट हूँ, जैसे टाइलिम का डेथ कर्ज के थ्रू बिना समझे हुआ, और उन्होंने मेरा नाम भी बदल दिया। वो चाहते हैं मैं अपना पूरा पास छोड़ दूँ। क्लेन का दिल घूम गया। डीमनस ऑफ प्लेजर पोशन इंग्रेडिएंट्स, उसको एक बियॉन्डर गैदरिंग याद आई जहाँ किसी ने वो डिमांड किया था, शायद ट्रिसी के लिए ही। ट्रिसी ने हल्की मुस्कान के साथ कॉन्क्लूड किया, वो सोचते हैं मैं बस टेम्परेरीली कोइंसिडेंसेस से बची हूँ, लेकिन मैं डेलिबरेटली उनको बेवकूफ़ बना रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिल पाई मिस्टर डिटेक्टिव। क्लेन ने कैजुअली पूछा, उन्होंने तुम्हारा नया नाम क्या रखा? ट्रिसी ने थोड़ा ब्लैंक सा एक्सप्रेशन लिया। ट्रिसी चीक। चीक?
क्लेन का पूरा शरीर स्टोन की तरह स्टिफ हो गया। उसके दिमाग में एक ही डायरी पेज घूम रहा था और रोजेल की एक लाइन, 5th June, I obtained an ancient book. It actually mentions the primordial demoness name. Her name is Cheek. चैप्टर 471। चीक। क्लेन के बदन पर एक अजीब सा थ्रिल चढ़ गया, जैसे सर्दी की हवा से गूज़बम्स उठे हों। उसकी नज़र उस खूबसूरत पर थोड़ी सी कंफ्यूज लड़की पर अटक रही, ट्रिसी, जिसकी आंखों में कभी कभी धुंधली सी उदासी, कभी कभी नरम सा दर्द छलकता था। ठंडा स्वेट उसकी कमर पे बह रहा था। वो पल, वो एहसास क्लेन के लिए बिल्कुल वैसा ही था जैसे फिर से टिंजन के ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी के उस कमरे में वापस आना हो जहां उसने पहली बार मैगोज और उसके पेट में रहते बच्चे को देखा था। एक पुराना डर, पुरानी यादें जल्दी से फिर से सर उठा रही थी। उसने अच्छी तरह समझ लिया, ये जो चीज़ ग्रे फॉग और उसकी डिविनेशन में इंटरफेयर कर रही थी, वो सिर्फ ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट नहीं थी। ये कुछ और ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी, एक ऐसा भीतर का राज जो ट्रिसी के अंदर छुपा हुआ था, प्राइमोर्डियल डीमनस का सिंबल। लेकिन तुरंत ही उसने अपनी सोच को ठंडा किया। वो अभी पूरी तरह प्राइमोर्डियल डीमनस नहीं बनी। अगर होती तो मैं अभी इस कैरिज में ही मीट पेस्ट बन चुका होता, क्लेन ने दिमाग में सोचा। पर स्थिति अजीब है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है जो पार्शियल है। ट्रिसी ने, जो अभी शांत लगी, धीरे से अपनी उंगली को बॉडी के साइड पे स्लाइड करते हुए हंस के कहा, अगर तुम मुझे अरेस्ट करवा दो, नाइट हॉक्स मैंडेटेड पनिशर्स, मशीनरी हाई माइंड, और अगर हम दुश्मन से पहले मिल गए तो मैं तुम्हें असली प्लेजर का मतलब बता दूंगी। उसकी हर एक मूवमेंट में एक ऐसा सटल सिडक्टिव टोन था जो सीधे इंसान के लोअर इंस्टिंक्ट्स को खुरच कर जाता। क्लेन की नज़र अनजाने में उसी तरफ खींची गई। मन में एंडलेस इमेजिंग चलने लगी। क्या ये डीमनस ऑफ प्लेजर की सिडक्शन पावर है? क्लेन ने सोचा। उसने अपने आप को रोक लिया और आंखें झुकी रखी। ट्रिसी को क्लेन की हरकत से थोड़ा सा एरोगेंस नजर आया। वो मुस्कुराई और बोली, मैं कोशिश करूंगी कि मैं एस्केप कर लूं और मैं परस्यूइंग फोर्स को डाइवर्ट कर दूं। बाकी जो बचेंगे उनके साथ डील करना मुश्किल है, पर पॉसिबल है। तुम जिंदा रहने के लिए खुद फाइट करोगे। और फिर बिल्कुल एक मैजिशियन के जैसे ही उसका फिगर वैनिश हो गया, पर अलग तरीके से। ये नॉर्मल रेत स्टेट नहीं था, ये एक बिल्कुल साइलेंट इनविजिबिलिटी थी। कैरिज का दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ और ट्रिसी का मीठा फ्रेगनेंस अभी भी हवा में था। क्लेन का चेहरा और ज़्यादा सीरियस हो गया। क्या ट्रिसी को खुद मालूम है जो उसके अंदर हो रहा है? क्या उसको पता है कि उसका नाम चीक का क्या मतलब है? क्लेन ने अपने आप से पूछा। लगता है कि वो भी कंफ्यूज्ड है। क्लेन ने जल्दी से अपने प्लान्स एक्टिवेट किए। जो पुराने लेसन्स मैजिशियन रोल से सीखे थे वो अब काम आए। वो मैचेस का छोटा बंच जो उसने पर्पसली अलग किया था पॉकेट से निकाले और एक छोटा सा कंट्रोल फ्लेम रोड साइड पे इग्नाइट किया। 3, 2, 1। क्लेन ने फिंगर स्नैप किया। पा पा पा। हर स्नैप के साथ उसका फिगर एक फ्लैश में वैनिश और अपीयर हो रहा था। स्पार्स फॉरेस्ट की शैडोज के बीच से एक प्रैक्टिस्ड एस्केप रूटीन वो राइड कर रहा था फ्लेम्स पर। एक मैजिशियन का फ्लरिश और फॉरेस्ट के अंदर घुस गया। वहाँ पहुँच के उसने अपने नेक से वो एक्सेसरी निकाली जो उसने पर्पसली रखी थी, एजीक का कॉपर विसल। उसके पास कुछ और आइटम्स भी थे, मास्टर की जो ऑब्स्टैकल्स को बाईपास करता, कुछ प्यूरिफिकेशन बुलेट्स, एग्जॉर्सिन बुलेट्स, पर बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल और सन ब्रूच उसने सेफ्टी के लिए ग्रे फॉग पर छोड़ दिए थे। कॉपर विसल एक लास्ट रिजॉर्ट कॉल फॉर हेल्प था, अजीक वाला एक जायंट मैसेंजर जिसे बुलाया जा सकता था अगर सिचुएशन ट्रूली एस्केलेट करे। क्लेन ने विसल अपनी आंखों के सामने उठाया, लेकिन तुरंत ब्लो नहीं किया। पहले उसने एक फोल्डेड पेपर निकाला, उस पे सिर्फ एक शब्द लिखा था, हेल्प। फिर उसने कुछ वर्ड्स सॉफ्टली बोले, एक डिस्गाइज प्रेयर। ऑनरेबल मिस्टर फूल, मेरी इन्वेस्टिगेशन ने एक चीज़ दिखाई। प्रिंस एडेसाक की लड़की विच ट्रिसी फ्रॉम द डीमनस एक्ट अब डीमनस ऑफ प्लेजर बन चुकी है और उसका नया नाम ट्रिसी चीक है। उसने इंटेंशनली थोड़ा टीज किया, एक फूलिश मॉकरी टोन यूज किया। चीक है यही प्राइमल नेम है प्राइमोर्डियल डीमनस का। ये एक प्रोब भी था। क्लेन ने 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज लिया और ग्रे फॉग के ऊपर चढ़ गया। सीन रिकॉर्ड हुआ और वो इन्फोमिस जस्टिस के क्रिम्सन स्टार पर ड्रॉप कर दिया, एक सिग्नल जिसे टेरर मेंबर्स पहचानेंगे। रियल वर्ल्ड में लौटते ही क्लेन ने सिर्फ कुछ कदम ही लिए थे जब उसने आसमान में कई मीटियोर्स देखे, रेजिंग फायरी स्ट्रीक्स जो स्काई से नीचे गिर रहे थे। एक मूवमेंट में उसके सर पर बिजली सी चमकी। अटैकर ने उसको साइलेंस करने के लिए मीटियोर्स भी भेज दिए। डैलस मीटियोर शावर 2 days अर्ली। उसके दिमाग में एक आयरॉनिक लाइन आई, पर अब वो रियलिटी थी।
क्लेन झट से डिच में गिर के कवर लेते हुए सोचा, उन्होंने मेरे पाथ को ट्रेस किया, या तो 0-08 या जो भी ये फोर्स है वो इमीडिएट और ग्लोबल लेवल रिएक्शन दे सकता है। अब मैसेंजर को भेजना ही पड़ेगा। उसने विसल फूंका, आवाज तो बिल्कुल गायब रही, पर उसने स्पिरिट विजन ओपन की और देखा व्हाइट बोन जमीन से फाउंटेन की तरह निकल रहे और एक 4 मीटर टॉल जायंट मैसेंजर फॉर्म ले रहा था। उसके आई सॉकेट्स ब्लैक फ्लेम से जल रहे थे। जायंट ने फोल्डेड पेपर जिस पर हेल्प लिखा था लिया और क्लेन को एक कंफर्टिंग सेंस दिया, एक प्रॉमिस के कोई इमीडिएट बैकअप आ रहा है। तभी डिस्टेंस पर एक मीटियोर क्रैश हुआ, जमीन हिल गई, आग और धुआं फैला। क्लेन ने एक डीप ब्रेथ लिया, अपनी सांसें थोड़ा स्टडी की और रेडी हो गया। अब सिचुएशन एस्केलेट होने वाली थी, पर उसके पास अब ऑप्शंस थे। मिस्टर फूल ने नोटिस कर लिया मैसेंजर ऑन इट्स वे और टेरर क्लब मेंबर्स में से किसी को अलर्ट मिल चुका था। और बाहर ऑड्रे अपने स्टडी में बैठी थी जब उसने मिस्टर फूल के उस मॉकिंग लाइन को सुना, चीक हे दैट्स द ट्रू नेम ऑफ द प्राइमोर्डियल डीमनेस। उसके दिल में ठंडा पानी जा पहुंचा। वो सोचने लग गई कि अगर ये सच है तो बैकलैंड के लिए बहुत बुरा हो सकता है। उसने एक डीप इनहेल लिया और खिड़की की तरफ चली। अब एक नए ड्रामेटिक एक्ट की शुरुआत हो रही है। चैप्टर 472। लेडी कैटलिन एक्टिविटी रूम की सोफा पर बैठी थी। उसके सामने डेप्यूटी बटलर, बटलर्स असिस्टेंट और मैनर के कुछ अटेंडेंट्स घबराए हुए बैठे थे। वो हर छोटी बात पर ध्यान दे रही थी। रात के बैंक्वेट के लिए सीटिंग, कोर्सेज का सीक्वेंस, सुरक्षा के बीच का गैप, सब कुछ मेटिक्यूलियसली इंस्पेक्ट कर रही थी। तभी ऑड्रे एंट्री रूम में आई। उसके चेहरे पर थोड़ा सा टेंशन था, पर उसने ट्रेनिंग की हुई कंपोज स्माइल पकड़ ली। वो हल्की सी आवाज में बोली, मदर, मुझे आपसे कुछ कहना है। कैटिलिन ने आसपास देखा और सबको निकलने का इशारा किया। कुछ ही मिनटों में रूम खाली हो गया। सूजी भी क्वाइटली बाहर चली गई। तुम ज़्यादा वक्त मेरे साथ स्पेंड करो, प्रैक्टिकल काम करो, वो सीखो, कैटिलिन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। चलो बताओ क्या बात है। ऑड्रे एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं आपसे कुछ छुपा रही थी। मैं बियॉन्डर हूँ। कैटिलिन ने एक नज़र उस पर डाली, फिर कोई बड़ी सरप्राइज के बिना बोली, मैं जानती हूँ। तुमने जो इंग्रेडिएंट्स वॉल्ट से लिए थे वो छोटे मोटे सीक्रेट्स तो छुपा ही नहीं सकते। ऑड्रे पल में हैरान हो गई। उन्हें सोचा था कि माँ बाप को पता नहीं चलेगा, पर उसने प्लान बना रखा था, थोड़ा सच थोड़ा झूठ और सबको एक लॉजिकल चेन में बांध देना। अब उसने असल मुद्दा निकाल दिया। मैं सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ, उसने धीरे से कहा, और मुझे आज एक चीज़ पता चली। प्रिंस एडेसाक की वो कॉमनर लड़की उस डीमनस सेट से बिलोंग करती है। उसका नाम ट्रिसी चीक है। लेडी कैटिलिन का चेहरा तुरंत सीवियर हो गया। डीमनस? कौन बोल रहा है ये? ऑड्रे ने काम नहीं बोला। मैं नहीं कह रही कि मैं प्रूव कर सकती हूँ, बस टेरर क्लब से कुछ हिंट मिला है, मिस्टर फूल ने सजेस्ट किया, और एक बुक में चीक नाम का जिक्र था, 4th इपॉक से पहले का प्राइमोर्डियल डीमनेस का नाम। कैटिलिन की आंख ठंडी हो गई। अगर ये सच हुआ तो हम अपनी सेफ्टी को कैसे इंश्योर करें? ऑर्डर ने थोड़ा सा पॉज लिया, फिर बोल पड़ी, मैं चाहती हूँ कि आप ये मैटर हश रखो। अगर हम चर्च ऑफ द गॉडेस को इन्वॉल्व करेंगे तो वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से हॉस्टाइल हो सकते हैं, और मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकती। कैटिलिन ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगाया। चिंता मत करो, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, हम तुम्हारा कवर बनाएंगे। मैं एक मैसेज फेक करवा दूंगी जिससे लगेगा कि फादर ने रिक्वेस्ट भेजी है। चर्च को बोल के कुछ प्रोटेक्टर्स भेज दूंगी। ऑडे थोड़ी देर के लिए रिलीव्ड हुई, पर उसके अंदर का डर कम ना हुआ। वो जानती थी कि अगर ट्रिसी या उसके अंदर जो भी लेटेंट फोर्स है असली में कुछ बड़ा है तो सिंपल प्रोटेक्शन एनफ नहीं होगा। वहीं फॉरेस्ट के बीच क्लेन जमीन पर कवर में पड़ा था और मीटियोर्स का ब्लास्ट उसके आसपास फैल रहा था। उसके पास कुछ ही ऑप्शंस बचे थे, फ्लेम जंप का कॉन्टिन्यूस यूज करना या फिर खुद को ब्लास्ट के बीच में रखना। दोनों ही ऑप्शंस रिस्की थे। क्लेन ने फिर से स्नैपिंग किया, मैचेस इग्नाइट कर दिए और एक थिन क्रिम्सन फ्लेम के अंदर खुद को फिगरेटिवली हाइड कर लिया। उन्हें स्पिरिट विजन खोलकर चेक किया। एजिक मैसेंजर फॉर्म ले रहा था, ब्लैक फ्लेम्ड आई सॉकेट के साथ वाइट बोन्स जैसे स्पाउटिंग फाउंटेन से उठाकर एक टावरिंग फिगर बन रहा था। मैसेंजर के हाथ में क्लेन का छोटा फोल्डेड नोट था, हेल्प। बस उसी वक्त आसमान से एक बड़ा मीटियोर गिरा, जमीन हिल गई। फॉरेस्ट का एक हिस्सा एकदम से इनगल्फ हुआ। क्लेन ने टाइम फ्रीज जैसा ऑयल पेंटिंग विजन एक्सपीरियंस किया। सब स्लो मोशन में समझ आया। उसने एक और स्नैप किया, फिर फ्लेम कंट्रोलिंग से अपने एग्जिट पॉइंट्स चेंज किए। एक प्रिसाइज एक्रोबैटिक एस्केप जो सिर्फ एक्सपीरियंस से हो सकता था। मीटियोर के इम्पैक्ट से एक ह्यूज मशरूम क्लाउड उठा, लेकिन उसकी सुपर पोस्ट ऑयल पेंटिंग बबल में वो सेफ था। जब उसने वापस नॉर्मल वर्ल्ड देखा तो अजीक उसके साथ था, सूट पहने, हाफ टॉप हैट, एज ब्राउन आइज, एक छोटा मोल। अजीक ने क्लेन को टाइटली ग्रिप कर लिया और फॉरेस्ट से निकलने लगा। तभी एक ऑर्डिनरी क्विल की हैंड राइटिंग जो पहले इंडिपेंडेंटली लिख रही थी अब मनुष्य हाथ से तेजी से लिखने लगी। वो ब्लाइंड आई
मिडिल एज्ड मैन ने कुछ लाइंस स्क्रैच की। अजीक अभी पूरा रिकवर नहीं हुआ। स्पिरिट एस्ट्रल ट्रेवल में कुछ लेटेंट डेंजर खड़ा हुआ। शेरलॉक मोरियार्टी और एजीक इन जैंगविल के नज़दीक लैंड किए। क्लेन और एजीक दोनों क्विकली एक सेफ क्लियरिंग में आए। एजीक ने ग्राउंड में एक प्रोटेक्टिव सिगिल बनाया जिससे अब नियर बाय मीटियोर्स की फ्रेगमेंटेशन उनको डायरेक्टली हार्म ना कर सके। क्लेन ने अपनी सांसें संभाली और बोला, अजीक थैंक यू, तुम टाइम पर आए। अजीक ने थोड़ा सा मुस्कुराया पर फिर सीरियस टोन में बोला, ये टाइमिंग सस्पिशियस है। मीटियोर शावर आर्टिफिशियली एक्सीलरेटर लग रहे हैं। कोई या कुछ हमारी लोकेशन को टारगेट कर रहा है। तुमने जो सिग्नल भेजा था उसने किसी को प्रोवोक किया। क्लेन ने जल्द ही अपना रिपोर्ट सिंप्लीफाई किया। मैं मैनर से बाहर आया, वहाँ प्रिंस एडिसाक के साथ ट्रिसी थी, ट्रिसी चीक। मैंने इस इन्फॉर्मेशन को मिस्टर फूल को ड्रॉप किया, फिर मीटियोर्स आए। अजीक ने आंखें नैरो की और बोला, तो ये सिर्फ कॉन्सिडेंस नहीं, अगर 0-08 या कोई सिमिलर सील्ड आर्टिफैक्ट ने तुम पर नोटिस कर लिया है तो अब तुम खतरे में हो। हम अब यहाँ सेफ नहीं रह सकते। बैकलैंड वापस जाना टूरिस्ट की। तुम्हारे पास कोई इमीडिएट कवर प्लान है? क्लेन ने सोचा, मास्टर की मैसेंजर थोड़े मिस्टिकल बुलेट्स पर सब लिमिटेड थे। मेरा प्लान पहले से ही था, कर्टेन कॉल करके चला जाना, फिर वापस सीक्रेट एंट्री से आकर मशीनरी हाई माइंड से कांटेक्ट करना, पर अब वो इम्पॉसिबल लगता है। एजीक ने एक हाथ पहनते हुए बोला, पहले तुम्हारी प्रायोरिटी सेफ रहना है, दूसरा जो भी तुमने मिस्टर फूल को बोला वो टैरेट क्लब तक पहुंच चुका होगा। अगर ऑर्डर ने कुछ फील किया तो उनके पास अब से कुछ क्लूज हो सकते हैं। हम दोनों को अब डिस्क्रीट चलना पड़ेगा। क्लेन ने नोट किया। उसके अंदर एक छोटा सा रिलीफ था। हेल्प आई थी और मिस्टर फूल ने नोटिस कर लिया था, पर साथ ही एक दंगल भी चल रहा था। अगर ये फोर्स ट्रिसी के अंदर पार्शियली अवेकन कर रही थी तो मैनर में सेफ लोगों को इमीडिएट डेंजर था। ऑड्रे, कैटिलिन, अर्ल हॉल की फैमिली और शायद पूरे बैकलैंड। वापस एम्प्रेस बोरो में ऑड्रे अब लिविंग रूम के दरवाजे पे खड़ी थी। उसने नॉक किया, डोर खोला और उसकी माँ खड़ी थी। ऑड्रे ने एक डीप ब्रेथ ली और बोली, मदर, मुझे लगा कि हमें इमीडिएट प्रोटेक्शन अरेंज करनी चाहिए। चर्च ऑफ द गॉडेस से कोई बियॉन्डर्स भेजो और हिडन गार्ड्स को पोजीशन में लाओ। कैटिलिन ने सीरियस एक्सप्रेशन लिया और बोला, मैं अभी कॉल कर रही हूँ, तुम जाओ जहाँ सेफ लगता है। लाइब्रेरी रूम में टेम्परेरी रिफ्ट बनवाऊंगी जहाँ स्टाफ से सेक्लूडेड रखा जाएगा। ऑड्रे ने नोट किया। उसके अंदर की टेंशन अब थोड़ी कम थी, पर उसके दिमाग में अब भी वो फ्रेज गूंज रहा था, प्राइमोर्डियल डीमनेस। उसने सोचा, अगर ये सच है तो हमारे पास सिर्फ एक ही चांस होगा, अर्ली डिटेक्शन और कंटेनमेंट। फॉरेस्ट के क्लियरिंग में एजिक ने क्लेन को एक हॉर्स कैरियर्स तक लीड किया जो पहले से उनके कॉन्टैक्ट में अरेंज कर रखा था। तुम अबैंडन्ड वॉर्फ से साउथ के रूट लेके चलो, एजिक ने कहा। वहाँ से तुम डिस्क्रीटली सिटी लीव कर सकते हो। क्लेन ने अपने बैग चेक किया और एक छोटा सा चार्म पेपर रोल जिसमें मैसेंजर को दिया गया हेल्प का कंफर्मेशन और अजीक का रीसेटलमेंट प्लान लिया। उसने फाइनली एक छोटी स्माइल दी, एक फॉल्स काम जो बहुत ज़रूरी था। उसको पता था कि जो चेन ऑफ इवेंट चल रहा है वो एक बड़ा नेटवर्क सिग्नल कर रहा था। सील्ड आर्टिफैक्ट, करप्टेड नेम चेंज, डीमनस रिचुअल और अब मीटियोर्स, सब कुछ एक दूसरे से लिंक लग रहा था। पर सबसे बड़े सवाल ये थे कि क्या ट्रिसी खुद जानकर इन सब का हिस्सा है या कोई इसको पपिटियर कर रहा है। जब कैरेज आगे बढ़ा, क्लेन ने विंडो से पीछे देख के कहा, एजिक, इफ एनीथिंग हैपेंस गेट मिस्टर फूल इन्वॉल्व सब्टली। टेरर क्लब को जगा देना पर डायरेक्ट एक्सपोजर मत करो, और मिस जस्टिस को जो इन्फॉर्मेशन मैंने ड्रॉप की है उसको प्रोटेक्ट करना। एजिक ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। दोनों की आंखों में अब एक नया रिजॉल्व था, सेफ रहना और जो लेटेंट डेंजर है उसको टाइम से पहले हैंडल करना। बैकलैंड के ऊपर अब एक गहरी छाया थी और वो छाया तेजी से बढ़ रही थी। चैप्टर 473। सब कुछ जैसे एक धोखे की तस्वीर हो, रंग ज़्यादा सैचुरेटेड, एक दूसरे के ऊपर लेयर्ड और धीरे धीरे पीछे जा रहे थे। क्लेन जब होश में आया तो महसूस हुआ कि उसके हाथ में एजीक का हाथ कांप रहा है। फिर अचानक से एक अजीब सी ग्रेविटी की गलती सी महसूस हुई। उसका बदन हल्के से नीचे गिरने लगा और वो घूमने लगा। लाल, पीला, सफ़ेद और काला रंग जल्दी से फेड हुए और क्लेन ज़मीन पर जोर से टकरा गया। सर घूम गया, पेट में कुछ उलट पलट रहा था। नज़रों में छोटे छोटे सोने के सितारे चमक रहे थे। जब धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ, उसके बाएं तरफ एक गहरी अंधेरी घाटी थी जैसे कोई डेविल एबिस। दूसरी तरफ एक ऊंची गिरे पत्थर की दीवार जो आगे ऊपर तक जा रही थी। एक ऐसी जगह जहां ना धूप थी, ना बादल, ना फॉग, सिर्फ हल्की सी रोशनी कुछ जगहों पर उगते हुए मौत से आ रही थी। क्लेन ने हाथ से ऊपर उठकर देखा। जमीन प्रॉपरली पेव हुई पाथ थी। 2 घोड़े वाली गाड़ी एक साथ चल सकती थी। ये नेचुरल नहीं लग रहा था। ये किसी पुराने शहर की सड़क थी जिसका डिज़ाइन किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का था। आगे से रास्ते एक तरफ नीचे घाटी में स्पाइरल कर रहे थे और एक तरफ टॉप की ओर जा रहे थे।
कभी कभी दीवार से डोम वाले हॉल दिख रहे थे, जैसे पूरा एक कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड बना हो। क्लेन ने सर उठाकर देखा, पर सब कुछ ग्रे रॉक वॉल से बंद था। सब कुछ क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा था। तभी एजीक ने हल्की सी आवाज में कहा, यहां से निकल, ऊपर जाओ। क्लेन ने थोड़ा टेंशन से एजीक की तरफ देखा, पर समय कम था। एक फ्लैश ऑफ लाइट आई और साइड से एक इल्यूजरी ब्रॉन्ज डोर फॉर्म हुआ, भारी पर फिर भी अनरियल। उस डोर पर अजीब सिंबल्स थे। वो दरवाज़ा धीरे से क्रैक हुआ और उस क्रैक से पेल लहू से लिपटे हाथ निकले, फिर ग्रीनिश ब्लैक वाइन जिन पर बेबी जैसे चेहरे लगे थे और स्लीक टेंटिकल्स जिन पर आंखें उठी हुई थी। क्लेन के दिमाग में तुरंत शैरन का आइटम याद आया, लेकिन अब वो क्रीचर्स ज़्यादा अग्रेसिव नहीं थे। वो चिपक कर ज़मीन पर थे। दरवाजे के बीच से फिर एक इंसानी शक्ल निकली, ब्लैक कलर की रोब में, फेस से क्लासिकल स्कल्पचर जैसा, डार्क गोल्ड बाल, डार्क ब्लू आंखें, हाई नोज ब्रिज, बॉनेट साइड मंस में हल्का सा ग्रे। वो इंसान इंजैंगविल ही था। इंजैंगविल, वो आर्क बिशप जिसके कारण टिंजन इंसिडेंट हुआ था, जिससे नाइट हॉक्स को नुकसान हुआ था और जिसकी जेब में 0-08 का क्विल रहता था। क्लेन ने एक झटके से सोचा, हमें यहाँ कैसे घुसना पड़ा, पर जवाब देने का टाइम नहीं था। एजीक ने कामली कहा, भागो, सिर्फ ऊपर तक। क्लेन जल्दी से ऊपर की ओर भागा। जब वो दौड़ रहा था तो उसने सुना किसी ने घोषित करके कहा, टेलीपोर्टेशन यहाँ मना है। और तुरंत ही इन जैंगविल के साथ ही एक और शक्ल नजर आई, गोल्ड मास्क पहने हुए, हवा में तैरता हुआ एक ऑरा, जिसे देखते ही समझ आता था कि वो सीक्वेंस वाली पावर है। इन जैंगविल कुछ देर के लिए क्लेन की डिसओरिएंटेशन देख रहा था, जैसे उसने थोड़ा सा हेलुसिनेशन देखा हो, क्योंकि उसने एक पतला ग्रेइश वाइट फॉग भी महसूस किया। क्लेन को जल्दी से गार्ड मिलने का अंदेशा हुआ। उसने तुरंत अपनी बॉडी हाइट चेंज की, एक छोटा सा गेस्चर, और अपनी शक्ल बदल दी। वो अब एक सिंगल आइड मिडिल एज मैन जैसा दिखता था, बिल्कुल इन जैंगविल जैसा। उसने ऐसा करते हुए क्लॉक और साइलेंस का इल्यूशन यूज किया, फिर शांति से कॉर्नर से निकलकर गार्ड्स के सामने गया। हॉल में 4 गार्ड्स खड़े थे, डार्क ब्लैक आर्मर पहने। क्लेन ने हॉर्सली इंस का अंदाज निकालते हुए कहा, किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की है? तुम लोगों ने कोई क्लू पाया? लीड गार्ड ने देखकर जवाब दिया, मिस्टर जैंगविल, कुछ नहीं मिला। क्लेन ने सिर्फ हल्का सा सर हिलाकर उनके बीच से गुजर गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर एक्सप्रेशन काम और स्टर्न था, बिल्कुल इंस के जैसे। फेसलेस के फायदे। क्लेन ने अपनी फेसलेस एबिलिटी यूज की, सिर्फ लुक और थोड़ी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करके गार्ड्स को भरोसा दिलाया। 3 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए, फिर एक घोंसली ब्लू लाइट से बना डोर दिखाई दिया जो सील्ड था। क्लेन ने देखा कि कुछ लोग लाइट से एंटर कर रहे थे और कुछ लोग लीव कर रहे थे, पर जो लीव कर रहे थे उनके पास एक बैज दिख रहा था। वक्त कम था। क्लेन ने अपनी टाइमिंग देखकर डिसाइड किया, रिस्क लेके अंदर जाएगा। वो फिर से प्रिटेंड करके इंस की वॉइस में बोला, बाहर कुछ गड़बड़ हो गया। गार्ड्स थोड़े कंफ्यूज हुए। एक गार्ड ने बैज मांगा। क्लेन ने अपने कोट से एक फेडिंग बैज निकाला और उस गार्ड को दे दिया। गार्ड ने जब बैज उठाया तो वो धीरे धीरे फेड होने लगा। उसी पल क्लेन ने स्प्रिंट लगाया, रोल मारा और घोंसली ब्लू डोर को क्रॉस कर लिया। बैज गार्ड के हाथ में पीस ऑफ पेपर बन गया। ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ था, खुद इंस का ट्विस्टेड ह्यूमर जैसा छाप। जब क्लेन ने डोरवे क्रॉस किया तो अंधेरों से भरा एक एबिस लाइक क्रेविस, मतलब दरार, सामने आया। पिच ब्लैक लिक्विड सरफेस जो बबल कर रही थी और पेल स्किन्ड हाथ बार बार बाहर निकल रहे थे। ये सीन पूरी तरह ग्रोटेस्क था, जैसे कोई ड्रेन वर्ल्ड का एज हो। इन जैंगविल सिक्योरिटी के बीच खड़ा, उसने एजीक का ऑरा देखा और समझा कि सिचुएशन सीरियस है। उसने अपने पॉकेट में से क्विल देखा। वो 0-08 का क्विल खुद उसके हाथ से निकलकर ग्रे वॉल के सामने आके लिख रहा था, और क्विल की हैंड राइटिंग में कुछ लाइंस बन रही थी ताकि हेडलाइन और स्टोरीज क्रिएट हो सके। In a fierce battle, accidents happen. In's belt snaps and his pants fall. ये क्विल बिजारली मंडेन डिटेल्स लिख रहा था, जैसे रियलिटी को कॉमिक टच देने की कोशिश। वो ब्लू लाइट का पैसेज लेयर्स ऑफ लाइट बनाता हुआ क्लेन को सराउंड करता रहा। उसको कोई टाइम नहीं था देखने का। वो स्क्रैम्बल करता हुआ पैसेज के एंड तक पहुंचा। वहां उसने अपने कपड़े एडजस्ट किए, इंस का स्टर्न एक्सप्रेशन दोबारा सेट किया और रिपलिंग स्क्रीन ऑफ लाइट में स्टेप किया। थोड़ा मेंटल लर्च हुआ और वो एक और रूम में आया जहां और गार्ड्स थे। वो बिना घबराहट के बोला, बाहर कुछ गड़बड़ है, एंट्री मत देना। गार्ड ने रिस्पेक्ट से जवाब दिया, यस मिस्टर जैंगविल। बस कुछ ही देर बाद वही गार्ड जो पहले बैज लेकर गया था वापस आया और चिल्लाया, उस जैंगविल में गड़बड़ है पहले वाले से। सबने दूर देखा, पर क्लेन वहां नहीं था। गार्ड सर्च ग्रुप्स में स्प्लिट हो गए। जिस गार्ड ने कॉर्नर से टर्न लिया, उन्हें देखा इन जैंगविल का बैक और रिफ्लेक्स से स्वॉर्ड निकालकर क्लीव किया।
पर वो फ्लोटिंग इंस जैसा फॉर्म वेटलेस था। गार्ड का अटैक पेपर पर जैसे इंटेंजिबल हो गया और उस गार्ड की वजह से 2 बैंग्स सुने गए। पेल गोल्डन बुलेट्स एग्जैक्टली उसके वाइजर से गुजरते हुए उसके सर को हिट किए। गार्ड गिर गया कन्वर्ल्स करते हुए। क्लेन शैडो से बाहर निकला एक्सप्रेशनलेस और रिवॉल्वर वापस अंडर आर्म होल्स्टर में स्लिप कर दिया। उसने जल्दी से डेड गार्ड को एक एम्प्टी रूम में ड्रैग किया, उसकी पहचान कवर करने के लिए उसके आर्मर पहन लिए और तुरंत ब्लैक आर्मर चेंज करके फॉलन गार्ड की डिस्गाइज में निकल पड़ा। उसने लाइटनिंग स्वॉर्ड उठाकर भागने का नाटक किया। दरवाजे तक पहुंचकर सबको अलार्म देने लगा। क्लेन का प्लान सिंपल था, कंफ्यूजन क्रिएट करके लोगों को मिसडायरेक्ट करना ताकि असली इंस या इंसिस एलाइज या एजीक को चांस मिले कुछ करने का। फेसलेस होने का मतलब सिर्फ डिस्गाइज नहीं, टाइमिंग, मैनरिज्म्स और छोटे छोटे गेस्चर्स को कॉपी करना था। और क्लेन ने धीरे धीरे एक डेंजरस चांस खेलना शुरू कर दिया। अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में सब कुछ एक सीधा चेस मैच लग रहा था। कुल 0-08 अपनी राइटिंग से रियलिटी को टिंकर कर रहा था। इनजैंगविल अपने डेमिगॉड लेवल प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहा था। एजीक ने अपनी स्टोइक पावर दिखाई और क्लेन बीच में छोटा पर निम्बल सिचुएशन को टिल्ट करने की कोशिश कर रहा था। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या यह सब सिर्फ एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था जिसे 0-08 कंट्रोल कर रहा था, या फिर इंस ही उससे फाइट करके कुछ बड़ा रिवील करने वाला था। क्लेन ने गार्ड बॉडीज के बीच से निकलते हुए अपने आप को एक और मास्क पहनाया और छुपते हुए सोचा, अगर मैं सरवाइव कर गया तो मुझे इंस के क्विल का सीक्रेट समझना होगा। अगर वो इंसिडेंट एस्केलेट हुआ, बैकलैंड में सबको डेंजर होगा। मोल की तरह छुपा काम नहीं चलेगा। अब एक्शंस टाइम क्रिटिकल है। उस रास्ते पर जहां पेल हैंड्स लिक्विड से निकले थे, एक लूज पेपर फ्लटर हुआ। उस पर 0-08 की हैंड राइटिंग थी, द शो कॉन्टिन्यूज। क्लेन ने उस पेपर को आंखों से फॉलो किया और उसको पॉकेट में डाल लिया, मतलब प्रूफ। फिर वो ब्लैक आर्मर पहने हुए गार्ड की तरह घूमता हुआ कॉरिडोर्स में अफरा तफरी फैलाता रहा, जिससे कि सब गार्ड्स आपस में कंफ्यूज हो जाए ताकि असली फेसेस को स्पॉट करना मुश्किल हो। अंडरग्राउंड में अंधेरा गहरा था और क्लेन जानता था अब से हर कदम उसके लिए एक गैम्बल था। पर एक बात क्लियर थी, ये जगह, ये क्विल, ये इनजैंगविल और अजीक का रिटर्न सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, ये सब किसी बड़े गेम का हिस्सा था। और क्लेन ने डिसाइड कर लिया था कि अगर उसको सर्वाइव करना है तो वो सब कुछ एक्सपोज करेगा चुपके से, फेसलेस की तरह। चैप्टर 474। रेड रोज मैनर के सोलारियम के अंदर एडिसाक ऑगस्टस खिड़की के पास खड़ा था। सूरज की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। उसकी नज़र ट्रिसी पर गड़ी हुई थी। वो खामोशी से उसकी तरफ देख रही थी। एक अजीब सी सर्द मुस्कान उसके होठों पर थी। एडिसाक का लहजा एकदम सर्द और जमा हुआ था, जैसे कोई सुपन आग के अंदर से धीरे धीरे उभर कर निकला हो। फिर क्यों भाग गई तुम? उसने गहरी आवाज में पूछा। आवाज में वो गुस्सा भी था और थोड़ा सा डर भी। ट्रिसी ने खिड़की से बाहर देखा और हल्की सी हंसी निकालती हुई बोली, क्या तुमने मीटियोर शावर देखा? क्या जमीन का कांपना महसूस किया? उसने झूठ बोलकर भी उसको प्रोवोक करने की कोशिश की। पीछे कैबिनेट की कुछ पोर्सिलेन चीजें कारपेट पर गिर गई थी। फंकेल बूढ़ा बटलर एक तरफ खड़ा था, मुंह बंद। ये अजीब बात नहीं है, एडिसाक ने ठंडा सा जवाब दिया। ट्रिसी ने अपनी आईब्रो की एक झलक दिखाई और सीधा करके बोली, सीधा बताती हूँ, मैं डीमनस हूँ। एडिसाक ने सिर्फ थोड़ा सा झुककर उसकी तरफ देखा, सरप्राइज नहीं, पर बस एक वेटी एक्सेप्टेंस। फंकेल को देखते हुए उसने हुक्म दिया, दरवाज़ा बंद करो, किसी को अंदर आने मत दो। जी योर हाइनेस, फंकेल ने कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही एडिसाक ने गहरी सांस ली। उसने ट्रिसी की तरफ मुड़कर देखा और कहा, ट्रिसी चीक, तुम ट्रिसी कहना पसंद करती हो। मैं जानता हूँ तुम डीमनस हो। जो इंग्रेडिएंट्स तुमने पाए वो मेरी तरफ से थे। ट्रिसी थोड़ी हैरान हुई, फिर एक टॉन्टिंग मुस्कान ले आई। तुम इतना जानते हो? अच्छा है, उसने आवाज़ में थोड़ा स्पाइसी सार्काज़म डालकर कहा। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं पहले आदमी थी? मेरा पूरा नाम था ट्रिस। विच पोशन ने मेरा जेंडर बदल दिया। एडिसाक की आंखें चौंधिया कर बड़ी हो गई। एक पल के लिए वो हिल गया, जैसे कोई पुरानी इल्यूजन फट गया हो। ट्रिसी की हंसी अब कंट्रोल से बाहर थी। तुम्हें घिन आ रही है क्या? क्या तुम्हें रोने की इच्छा हो रही है? उसने टॉन्ट किया। एडिसाक ने अपनी गर्दन थोड़ी सी आगे करके कहा, नहीं, तुम अब एक औरत हो। जो तुम आज हो वही मुझे पसंद है। मैं तुम्हारी पास से नहीं डरूंगा। जो मुझे चाहिए वो अभी तुम हो। उसकी आवाज़ पर मुश्किल से कंट्रोल था। ट्रिसी उस बात पर और ज़ोर से हंसी। तुम अजीब हो, तुम इतने आसानी से किसी से अट्रैक्ट हो गए, और वो भी एक नज़र में। हमारी मुलाकात कोई कोइंसिडेंस नहीं थी। तुम्हारी पसंद भी, तुम्हारा इंटरेस्ट भी, सब अरेंज था। सब कुछ बाहर से चल रहा था। एडिसाक ने होश से कहा,
किसने अरेंज किया, क्यों? उसकी आवाज़ में एक तो भड़का हुआ सवाल था और एक खुद से लड़ने वाली आवाज़ भी। ट्रेसी ने थोड़ा नाजुक से जताते हुए कहा, मैं इस कॉर्पोरेशन की एक प्रिजनर हूँ। डीमनस सेक्ट और तुम्हारे रॉयल फैमिली का ये एक ट्रेड ऑफ है। मैं उनके हाथ में एक आइटम रखती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तुम्हारे कंट्रोल में मैं एक एंकर हूँ। अगर बात खुल जाए तो तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा, तुम खुद एक स्कैंडल में फंस जाओगे। इसीलिए सब लोग चुप रहते हैं। और अगर मैं खुद को डिस्पोज कर दूं तो वो ट्रेजर भी खो जाएगा। एडसा का चेहरा मुरझा गया। ट्रिसी ने आगे चलकर टीज करते हुए कहा, मैं भागी क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे कभी ट्रस्ट नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें हॉस्टेज की तरह यूज़ कर दी हूँ, लेकिन मैं खुद ह्यूमन भी हूँ। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें वार्मथ दे सकती हूँ अभी। उसकी आवाज़ में एक इनवाइट और एक चैलेंज दोनों थी। एडसाक ने कुछ पल तक चुप रहकर फिर आवाज़ कम करके कहा, जाओ, इस सीक्रेट डोर से बाहर जाओ। ट्रिसी हैरान होकर देखी। छोड़ रहे हो मुझे? उसने पूछा। हाँ, एडसाक ने कहीं दूर देखते हुए जवाब दिया। फंकेल को रोक दूंगा, बाकी परसुअर्स तुम पर डिपेंड करेंगे, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी किस्मत पर। ट्रिसी एक पल के लिए रुकी, फिर दौड़ी। सीक्रेट डोर से गुजर कर वो गायब हो गई। जाते वक्त उसने पीछे देखकर पूछा, और तुम? एडसाक ने अभी भी खिड़की की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया, एक अजीब सी मेलानकोली स्माइल। मैं इस कहानी का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। जो भी आखिरी पल हो, अच्छा या बुरा, मैं इस खूबसूरत धुंधली कहानी को जीना चाहता हूँ। ट्रिसी गायब हो गई। एडसाक ने थोड़ी देर खिड़की के सामने खड़े रहकर सोचा। सेंट सैमुअल कैथेड्रल के अंदर एक शांत कमरा, चर्च ऑफ एवरनाइट के एक सीनियर आर्क बिशप सेंट एंथोनी स्टीवेंसन, बियर्ड, गहरी आंखों वाला। उस दिन अल हॉल से अर्जेंट टेलीग्राम पाया। उसने न्यूज़पेपर की तरह पेपर हल्की सी हाथ से टैप किया और फिर अपनी सीट से उठकर तुरंत चाइनीज गेट के नीचे उतर गया। उसने एक काम टोन में कहा, ट्रिसी चीक, प्राइमोर्डियल डीमनेस। सिर्फ दो शब्द उसकी आवाज में थे, मगर कैथेड्रल के कॉर्नर्स में एक झटका सा चला गया। सेंट एंथोनी की आंखों से लाइट एकदम से गायब हो गई, जैसे अंधेरा निकल गया हो। कैथेड्रल में सब वर्शिपर्स को लगा जैसे रात अचानक आ गई हो। फिर वो तुरंत चाइनीज गेट के नीचे पहुंच गया। आज जो टीम जा रही थी उनमें स्पिरिट गाइड डैली साइमन लीड कर रही थी। सेंट एंथोनी ने वॉइस में थोड़ी शक्ति के साथ बोला, तैयारियां करो, हम 0-17 को अवेकन करेंगे। डायली ने शॉक होकर पूछा, योर ग्रेस, क्या हम यूज कर सकते हैं? उसे एक्टिवेट करना डेंजरस नहीं होगा? सेंट एंथोनी ने आंखें बंद करके कुछ मेंटल रिकॉर्ड स्कैन किए। वो 0-17 की फाइल ठीक से याद कर रहा था। उन्हें एक एक लाइन सोच में रिपीट किया। नंबर 17, डेंजर ग्रेड 0, एक्सट्रीमली डेंजरस, सील्ड मेथड 1-29+1-80। डिस्क्रिप्शन, ये कोई आइटम नहीं, ये एक लिविंग एंजल है। ब्लैक हेयर, ब्लैक आइज, अपीयर्स लाइक अ यंग वुमेन, नो विंग्स रिकॉर्डेड, नो सेंटेंस, एनीवन नियर हर डिसअपीयर्स, वार्निंग, शी कैन नॉट बी यूज्ड। फाइल के अपेंडिक्स से पता चला कि 0-17 को फोर्थ इपॉक में पहली बार पाया गया था। सेंट एंथोनी की आवाज में भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब उसने बोला, इसको यूज करना हमारे लिए एक लास्ट रिजॉर्ट है, पर अगर ट्रिसी में सच में कोई प्राइमोर्डियल थ्रेट है तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं। वही वक्त क्लेन अपने डिविनेशन के गाइडेंस के साथ एग्जिट की तरफ भाग रहा था। उसने मास्टर की से वॉल्स के थ्रू पाया हुआ एग्जिट ढूंढा, पर वो एग्जिट गार्डलेस था। सिर्फ ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वो घुसने वाला था, उन्हें कुछ देर के लिए रुका और फिर उसकी नज़र एक छोटी सी चीज़ पर पड़ी, एक छोटा सा सिल्वर प्लेटेड क्रॉस जो ज़मीन पर गिरा था। वो क्रॉस आम सा लग रहा था, लेकिन उस पर हल्की सी स्पिरिचुअलिटी की झलक थी। क्लेन ने उसको उठाया, अपने जेब में रखा और सोचा, ये किसका हो सकता है? वो उस क्रॉस को हाथ में लेकर उसकी चमक देखता रहा, फिर वापस पलट कर देखा जहां से वो आया था। उसको यह एहसास हुआ कि ये क्रॉस शायद किसी और ने छोड़ा है, शायद कोई क्लू, पर अभी उसके पास रुकने का वक्त नहीं था। उसने क्रॉस को अपनी जेब में डाला और तेजी से आगे बढ़ा। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, आई नीड टू गेट आउट ऑफ हियर फास्ट। मिस्टर ए, आर यू रेडी? ऑल्टर के पास खड़ी औरत ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ इतनी नरम और वेलवेटी थी कि वो हवा में तैरती हुई लग रही थी। क्लेन ने उसकी तरफ देखा, पर उसका चेहरा हुड के अंधेरे में छुपा हुआ था। मिस्टर ए, जो अभी भी घुटनों पर था, उसने अपना सर उठाया। उसका चेहरा एक अजीब सी शांति से भरा था, जैसे वो किसी ट्रांस में हो। हाँ, उसने धीमी आवाज़ में कहा, हम तैयार हैं। क्लेन ने देखा कि ऑल्टर के ऊपर एक अजीब सा बेरंग क्रिस्टल रखा था जो धीरे धीरे पल्स कर रहा था। उस क्रिस्टल से एक ऐसी शक्ति निकल रही थी जो क्लेन को बेचैन कर रही थी। ये सिर्फ शुरुआत है, क्लेन ने खुद से कहा, और वो शैडोज में और भी गहरा छुप गया, ये जानते हुए कि अब बैकलैंड में एक नया और भी खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। एक हैवी स्टोन डोर खड़ा था। क्लेन हैरान था, कहीं
डिविनेशन गलत तो नहीं, लेकिन उसने जल्दी से कपड़े बदले, आर्मर उतारा और अपनी एजिलिटी रिगेन की। स्टोन डोर के पास छुपकर उसने ब्रॉन्ज की निकाली और वॉल के एक कॉर्नर से गोल्ड कॉइन से चेक किया। फिर एंशियंट ब्रॉन्ज की को घुमाकर एक रिपल क्रिएट किया। वो वॉल के अंदर से साइलेंटली पास कर गया, लिटरली वॉल के थ्रू। वहां से नेचुरल लाइट आ रही थी, मतलब ये सच में एग्जिट थी। हॉल में खड़े मॉर्टल पिलर्स और ग्रे स्टोन्स देखकर क्लेन ने धीरे से ब्रेथ ली। बीच में 4 हुडेड फिगर्स एक ऑल्टर के आसपास नीड थे। एक सॉफ्ट फीमेल वॉइस उनके बीच में आई, मिस्टर ए, आर यू रेडी? क्लेन छुप कर देखता रहा। उन्हें रियलाइज किया कि ये जगह और ये लोग कोई छोटी कॉन्स्पिरेसी नहीं थे, ये सब एक बिगर नेटवर्क का हिस्सा था और ट्रिसी के केस से ज्यादा ग्रैंड चीजें जुड़ रही थी। उसके मन में एक ही ख्याल आया, ये सिर्फ शुरुआत है। उसने खुद से प्रॉमिस किया, चाहे कुछ भी हो, वो जो भी सीखा है उसे यूज करके वो सच्चाई को एक्सपोज करेगा, चाहे उसके लिए कितना भी रिस्क क्यों ना लेना पड़े। चैप्टर 475। क्लेन ने धीरे से दीवार के किनारे से चिपक कर सुनना शुरू किया। अंदर से आवाजें आ रही थी, हर लफ्ज उसके लिए एक नया टुकड़ा था जिसे वो जोड़ रहा था। जब एक खामोश आवाज बोली, इट्स डन, तो क्लेन को कुछ समझ नहीं आया। फिर वो मीठी और खामोश औरत की आवाज आई जो हंस रही थी। फिर मिस्टर ए ने जवाब दिया, गहरा, थोड़ा सा भारी, बिल्कुल वही जो क्लेन ने पहले महसूस किया था। मिस्टर ए, ऑरोरा ऑर्डर का वो शख्स जिसके बारे में बहुत सी बातों का जिक्र आया था। हमने काम छोड़ा है, पर अब सफाई करनी होगी, औरत ने बताया सीधी बेपरवासी टोन में, ताकि चर्चेस से ना सबसे पहले ही सबूत मिटा दिए जाए। मिस्टर ए का रिस्पॉन्स ठंडा था, हम विटनेस चाहते हैं। दोनों बातें एक दूसरे से टकरा रही थी। एक तरफ वो जो सबको दिखाना चाहता था, दूसरी तरफ वो जो सब कुछ जलाकर मिटा के रखना चाहती थी। क्लेन के दिमाग में एक अजीब से अंदेशे ने जन्म लिया। अगर ये लोग सच में ट्रू क्रिएटर के डिसेंट जैसी कोई बड़ी चीज चाहते हैं तो ये एक बहुत खतरनाक प्लान था, और इन जैंगविल, डीमनस सेक्ट, ऑरोरा ऑर्डर एक साथ, वो सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी बैकलैंड के करीब छुपा हुआ हो। तभी दरवाजे से एक जोर के धक्के की आवाज आई। Who permitted you to enter? मैंने कहा था कोई आकर इस एरिया के पास ना आए। जेंटल फीमेल वॉइस गुस्से में थोड़ी सी टाइट हुई। कोई आदमी आगे आया, बैकलाइट एक्सेंट में बोला, लेडी डिस्पेयर इमरजेंसी है, बेसमेंट में कोई इन्फिल्ट्रेट हो गया है। और उस नाम लेडी डिस्पेयर को क्लेन अंदर घुसते वक्त पहली बार वो टाइटल सुनता है। उस टाइटल में एक ठंडक थी। लेडी डिस्पेयर ने कुछ देर चुप रहकर फिर ठंडी जुबान में हुक्म दिया, वापस जाओ, बाहर मत निकलो, किसी को बाहर मत आने दो, आगे बताया जाएगा। और वो आदमी भाग गया। डोर बंद हुआ। क्लेन ने अंदर से उस आदमी को देखा, एक आदमी जो आम से फीचर्स रखता था, रेडिश ब्राउन स्किन, सदर्न लुक और एक अपर लेफ्ट टूथ का फेक सोने जैसा टुकड़ा चमक रहा था। क्लेन की सीर इंट्यूशन ने तुरंत आइडेंटिफाई कर दिया, बेलिन, वही जिसका जिक्र द हैंग्ड मैन ने किया था, जिसे कॉलोनी स्लेव डिसअपीयरेंसेस से जोड़ा गया था। क्लेन के अंदर एक खौफ जैसा रैशन तैयार हो गया। कैपिम और अंडरग्राउंड स्लेव ट्रेड, और अब ये बेलिन यहाँ, ये डॉट्स अब चेन जैसे जुड़ रहे थे। कितने लोग गायब हुए, कौन कौन सी मेडिसिन गायब हुई, और अब ये रिचुअल टाइप डिमांड का मतलब, क्या ये लोग लंबे समय का किसी बहुत बुरा रिचुअल परफॉर्म करने जा रहे हैं? क्लेन के लिए ये सब बड़ा भयंकर और इमीडिएट लगने लगा। हॉल में फिर से मिस्टर ए की आवाज आई, आई स्मेल एन एक्सीडेंट, स्टार्ट नाउ बिफोर इट अराइव्स। लेडी डिस्पेयर ने कहा, मुझे ईस्ट बोरो भेजिए। मिस्टर ए ने बिना इमोशंस के मना करते हुए बोला, नो प्रॉब्लम। फिर उसने एक ट्रांसल्यूसेंट बुक निकाली, एक चैंट, आई केम, आई सॉ, आई रिकॉर्ड। वो बुक खुली और एक इल्यूजरी ब्लू रोशनी निकालने लगी जो लेडी डिस्पेयर को एक अलग डायमेंशन में ले गई। क्लेन चुप कर देखता रहा जब लेडी डिस्पेयर को एक तेज टेलीपोर्टेशन जैसा सेंसेशन हुआ। एक पल में वो एली के एक गंदे कोने में थी। बैक स्ट्रीट, धुंधला सा मौसम, पेल सन फॉग, लेकिन जहां वो गुजरी फॉग गाढ़ा और ज्यादा दिख रहा था। जितनी भी हद तक वो अफेक्ट कर रही थी, छोटे पुअर लोगों को ज्यादा इफेक्ट दिख रहे थे। एक ब्राउन फेस ट्रैम्प दबा के गिर पड़ा। 2 और लोग खांस रहे थे, फॉग से सांस लेने में प्रॉब्लम। लेडी डिस्पेयर ने शांत, ऑलमोस्ट आर्टिस्ट लाइक टोन में बोला, लोएन किंगडम हिस्ट्री विल रिमेंबर दिस डे, द ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड। वो सही टाइम था। ट्रिसी का इंसिडेंट, 0-08 का कंफ्यूजन, एजिक का आना, ब्लैक एम्परर का डिस्टर्बेंस, सब कुछ एक साथ हुआ। अनप्रिडिक्टेबिलिटी ने इन कॉन्स्पिरेटर्स को मजबूर किया कि वो ऑपरेशन आज करें, और लेडी डिस्पेयर जिस जगह से गुजरी वहां की हवा ही जहरीली सी लगने लगी। पेल येलो प्लस आयरन ब्लैक स्मेयर लोग अनस्टेबल और बेचैन। इसी बीच क्विल 0-08 वहां भी लिख रहा था, बिना रुके और अपने हिसाब से नैरेटिव बना रहा था, जैसे हर छोटी घटना को एग्जैजरेट करके एक मिथ क्रिएट कर रहा
रहा हो। क्विल के वर्ड्स बताते हैं कि एक बैटल चल रही थी। एजीक और इंस के बीच युद्ध ने स्पिरिट वर्ल्ड बाउंड्रीज को स्टिर कर दिया। उससे कोई अननोन एग्जिस्टेंस अट्रैक्ट हुआ और उसने इंस को पकड़ लिया, और देन रियलिटी में दो ब्लडी स्क्वर्मिंग आर्म्स इंस के बैक से निकलकर उसको उठा के स्पिरिट वर्ल्ड में खींच लेते हैं। सीन बहुत वायलेंट और सुपरनैचुरल हुआ। इन जैंगविल को आर्म्स पकड़कर कहीं और ले जा रहे थे। कुछ जो अलाइव भी थे और ना ह्यूमन ना फुली स्पिरिचुअल। गार्ड्स हिल गए, हॉल में पैनिक हुआ। क्लेन ने अपनी छुपने की जगह से देखा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने समझा यहाँ से वापस जाना बेवकूफ़ी होगा। इन्फॉर्मेशन उसके हाथ में थी, अगर वो सरवाइव करके वापस जा पाया तो ये बॉम्बशेल बैकलैंड के पॉलिटिक्स में अर्थ शैटरिंग साबित होगी। क्लेन के दिमाग में एक प्लान चल रहा था। वो अब सिर्फ देखने और सरवाइव करने तक लिमिटेड नहीं रहा। अब उसको सॉलिड सबूत चाहिए थे, नेम्स, आइडेंटिटीज, कनेक्शंस, ताकि वो प्रूव कर सके कि रेड रोज मैनर, इंस, ऑरोरा ऑर्डर, डीमनस सेक्ट और शायद 0-08 सब लिंक थे। लेकिन सबसे पहले उसे खुद की सेफ्टी चाहिए थी। उसने धीरे से पीछे हटकर अपने स्टेप्स सोचने शुरू किए। चैप्टर 476। अंधेरा अचानक गहरा हो गया जब इन जैंगविल की जगह से रोशनी गायब हुई। अंधेरा इतना गहरा था कि वो रोशनी ही ना होने से ज़्यादा भारी लग रहा था। उस अंधेरे में हल्की सी मेलोडियस चैंटिंग गूंजने लगी, एक ऐसी चैंट जो सुकून भी देती थी और हिप्नोटाइज भी करती थी। पीछे की डार्कनेस में पानी के नीचे फिर से बहुत से पेल आर्म्स धीरे हो गए। पहले जो पानी के ऊपर हाथ चढ़ रहे थे अब काफ़ी हद तक शांत हो गए, जैसे कुछ आत्माओं को राहत मिल गई हो। फिर वही अलर्ट परछाई से इन जैंगल चढ़ कर बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने खुद को जोड़ा उसकी हालत खराब थी। बॉनेट गायब, लेफ्ट शोल्डर का कपड़ा फटा हुआ, एक टुकड़ा मांस उल्टा पड़ा था और येलोइश पस वैसा बबलिंग निकल रहा था। उसकी आंखें जो पहले इंडिफरेंट थी अब दर्द से भर गई थी। कोई 0-08 अपनी लिखाई नहीं रोक रहा था। उसकी कलम से एक अजीब थोड़ी सी सर्द लाइन निकली। कुछ लोग चैन महसूस करेंगे, कुछ खुशी। इन जैंगविल ने ईवल गॉड के अम्बिलिकल कॉर्ड को अपने अंदर महसूस किया। वो वही अम्बिलिकल कॉर्ड थी जो मैगोस के पेट के बच्चे से जुड़ी हुई थी। उसने ट्रू क्रिएटर से कुछ छोड़ा हुआ चीज़ पकड़ लिया। उस चीज़ की वजह से वो कुछ वक्त के लिए स्पिरिट वर्ल्ड की बाइंडिंग से छुटकारा पाया और ज़बरदस्ती वापस रियल वर्ल्ड में आया। लेकिन उसने अपनी एक मिस्टिकल चीज़ खो दी, और इस छोटी सी फेलियर से ईवल गॉड के स्पॉन का गुस्सा उस पर आएगा। इसीलिए अब उसकी ताकत सिर्फ 55% बची है। हाँ, ये नंबर सही है। ईस्ट बोरो की गली में ओल्ड कोलर अपने अपार्टमेंट की तरफ दौड़ रहा था, हाथ में पेपर बैग जिसमें नया खरीदा हुआ हैम था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही वो घर के पास आया फॉग गहरा होता गया। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि हवा में कुछ सड़ी हुई स्मेल है। उसका चेस्ट बंद होने लगा, बैग ठंडी हो गई। ये फॉग क्यों अजीब है आज, वो खुद से बोला। कुछ ही कदम चलने पर उसका सर गर्म होने लगा, सांस चढ़ने लगी। उसकी आंखों के सामने एक और बूढ़ा आदमी गिरा और कोलर ने एकदम समझ लिया अब वो मरने वाला था। उसके जहन में उसकी ज़िंदगी के टुकड़े चलने लगे, पत्नी, बच्चे, वो दिन जब सब एक साथ प्लेग से मरे। आखिरी सांस लेने से पहले उसने बस एक लफ्ज़ थोड़ा सा मैकेनिकल से पूछा, क्यों? फिर सब खामोश। लिव के छोटे से घर में उसकी दो बेटियां फ्रेजा और डेजी रोज की जिंदगी में बिजी थी। नून के वक्त थोड़ी सी हवा चल रही थी, लेकिन फॉग तेज हो गया। लिव ने कपड़े हैंग किए, पर जब वो दरवाजा खुला पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ी। खांसी शुरू हो गई, चेस्ट जलने लगा। फ्रेजा वहां से दौड़ कर आई, माँ क्या हुआ? पर फ्रेजा खुद ही धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। दोनों गिरी हुई हालत में। लिव ने सोचा हॉस्पिटल महंगा है, चैरिटी हॉस्पिटल ठीक रहेगा, मगर ब्रीदिंग जैसे ही चली गई दोनों गिर पड़ी। स्कूल में बच्चे पहले ही हल्की खांसी से परेशान थे। मास्टर ने तुरंत ऑर्डर दिया, कैथेड्रल जाओ जल्दी। पर डेजी को घर की चिंता थी। माँ, फ्रेजा, वो चिल्लाई और टीचर्स ने उसे रोक के कैथेड्रल भेज दिया। क्राउड का डर, स्मोकी फॉग और अजीब से कॉफिंग के ब्लास्ट सब एक साथ चल रहे थे। बैकलैंड के डॉक्स, फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट, बूढ़े और मजबूत लोग एक साथ गिर गए। ये कोई डिस्क्रीट इन्फेक्शन नहीं लग रहा था, ये ज़्यादातर एक पॉइजनस एटमॉस्फेयर रिचुअल का इफेक्ट लग रहा था। लाइट येलो प्लस आयरन ब्लैक फॉग लोगों के चेहरों को धुंधला कर रहा था, उनकी आंखों में घबराहट। कुछ लोग इमीडिएट कोलैप्स हो गए। क्लेन हॉल के पास खड़ा था, स्टोन वॉल से चिपका हुआ, ताकि मिस्टर ए उसको ना देख लें। हॉल के अंदर से मफल्ड ग्रोन्स आ रहे थे, ब्लड और मीट की स्मेल तेज थी। फिर मिस्टर ए की आवाज़ गूंज उठी, एक रिचुअलिस्टिक सेंटेंस, गिव अप योर लाइव्स फॉर द लॉर्ड। और फिर थॉक थॉक लोग गिर रहे थे।
क्लेन ने अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी फ्लक्चुएशंस महसूस की, एक इनविजिबल वाइब्रेशन जो जैसे फिजिकल ह्यूमन हार्ट से रेजोनेट कर रही थी। क्लेन के सीयर इंस्टिंक्ट्स ने एक सिनेमैटिक विजन दिखाया। ट्रांसपेरेंट स्पिरिट्स, डॉग वर्कर्स, फैक्ट्री लेबरर्स, पूर ट्रैम्प्स, सब ब्लड एंड लाइंड अप। उनकी नमनेस, डिस्पेयर, पेन सब एक एक करके रिचुअल के सेंटर में पुल हो रहे थे। वो समझ गया ये सिर्फ एक लोकलाइज्ड केमिकल फॉग नहीं, ये एक मिस्टिकल रिचुअल है जिसमें मास सफरिंग को मीडियम बना जा रहा है। मिस्टर ए ने अपने 4 अटेंडेंट्स को सेक्रीफाइस किया हो या उनको रिचुअल में भेजा हो, कोई भी हो, क्लेन ने रियलाइज किया कि वक्त उसके खिलाफ चल रहा है। क्लेन ने वॉल पर अपनी उंगलियां रगड़कर सोचा कि अब तुरंत भागना ही बेहतर होगा, लेकिन फिर एक अजीब मैसोचिस्टिक काम से उसने अपना चेहरा रिलैक्स किया। उसने हाथ से रिवॉल्वर निकाला, अपनी कोट के नीचे से, और खुद को एक थिएट्रिकल स्माइल देकर हिलाया। फिर वो तेजी से उठा और ऑल्टर की तरफ दौड़ पड़ा। उसका टारगेट क्लियर था, अगर कुछ भी करना है तो अब या कभी नहीं। ऑर्डर पर जो चल रहा था उसको तोड़ने से शायद थोड़ी सी ब्रीच क्रिएट हो सकती थी, एक चांस, एक छोटा सा गैप। क्लेन जानता था कि उसके पास डेमी गॉड का पावर नहीं, पर उसके पास एक छुपा हुआ डिटेक्टिव का दिमाग और कुछ बुलेट्स थे जो शायद सिचुएशन में मिरेकल क्रिएट कर सकें। चैप्टर 477। क्लेन ने सबसे पहले जो देखा वो था वो ऑल्टर, चारों तरफ से रोशनी की परतों से घिरा हुआ, और ऑल्टर के बीच खड़ा एक लंबा पतला शख्स। उसने अपना हुड उतारा, चेहरा नाजुक सा, औरत जैसा, लेकिन उसकी बॉडी के कुछ हिस्से, बाएं सीने, कंधे, पेट और जांघों पर चिपचिपा सिसती हुई मांस और खून से ढका हुआ था। वो अजीब और डिस्गस्टिंग दृश्य देखते ही क्लेन की नाक में एक सिकनिंग सी स्मेल महसूस हुई। ऑल्टर के इर्द गिर्द इल्यूजरी ट्रांसपेरेंट परछाइयां मंडरा रही थीं, हर एक में नमनेस, डिस्पेयर, पेन और डिप्रेशन के जज्बात भरे हुए। 4 लोग जो पहले ऑल्टर के पास प्रेयर कर रहे थे, अब वो सब जमीन पर पड़े थे, उनकी त्वचा सूखी हुई, हड्डियां कस के चिपकी हुई, बिल्कुल पुराने डेसिकेटेड कॉर्प्स जैसे। हॉल के ऊपर से रोशनी की किरणें नीचे तक घुस रही थीं। पत्थर के पिलर्स, जमीन और हवा के बीच, जिन पर सिंबल्स और मैजिक लेबल्स खींचे हुए थे। जैसे ही क्लेन अपने छुपने की जगह से निकला, मिस्टर ए ने आंखें खोली और उसकी नज़र सीधी क्लेन पर अटकी। उसकी प्यूपिल्स खून से रेड थीं, आंखों में एक खतरनाक पागलपन था। ऐसे शख्स को देखकर आम इंसान अनजाने में नज़र चुरा लेते, लेकिन क्लेन, जिसने इटर्नल ब्लेजिंग सन का मुकाबला किया था और ब्लास्फेमर एमॉन से मिल चुका था, डर के बजाय काम रहा। उसने शांत रहते हुए ट्रिगर खींच लिया और एक सिल्वर डीमन हंटिंग बुलेट छोड़ी, जिसमें अनेक नक्श मतलब इनग्रेविंग्स बने हुए थे, जो ऑल्टर की तरफ उड़ी। मिस्टर ए के चेहरे पर एक छोटा सा रिएक्शन आया। उसने हाथ उठाने की कोशिश की, मगर रोका खुद को। वो बुलेट ऑल्टर के रोशनी के लेयर से टकराई, वहां से घुसकर वैनिश हो गई। बुलेट मेल्ट हो गई और उसमें बंद रिसेंटमेंट और निगेटिव इमोशंस उस रोशनी के अंदर फंस गए। ऐसे लग रहा था जैसे वो बुलेट ही सेक्रीफाइस हो गई हो। क्लेन ने तुरंत बाकी गोलियां निकाली, पेल गोल्डन प्यूरिफाइंग बुलेट्स और ब्रॉन्ज एक्सोरिसिज्म बुलेट्स। सब सक्सेसिव फायर की तरह निकले, पर सब ऑल्टर की रोशनी में डिसइंटीग्रेट हो गए बिना कोई रिपल क्रिएट किए। मिस्टर ए हल्की सी हंसी से बोला, फायदा नहीं छोटा कीड़ा, रिचुअल शुरू हो चुका, तुम जैसे कमजोर इंसान इसको इंटरप्ट नहीं कर सकते, चाहे तुम सीक्वेंस 5 भी हो। फिर उसने क्लेन को नजरअंदाज करते हुए आंखें बंद कर ली। शेफर्ड, जो प्रेयर्स लीड कर रहा था, उसने अपने हाथ झुकाकर एंशिएंट हम्बीज में पुकारा, जो सब कुछ बनाया उसका प्रभु, जो फॉरगिवनेस के पीछे राज करता, हम तुम्हारा आगमन चाहते हैं। मैं अपना शरीर तुम्हारे लिए एक वेसल बनाकर दे दूंगा। उसकी आवाज से चारों तरफ जमा हुई ग्रीवेंसेस और निगेटिविटीज उस पर जैसे टाइडल वेव बनकर गिरी। क्लेन ने फिर से फिंगर स्नैप करके फ्लेम कंट्रोलिंग चलाया, पर उसकी फ्लेम्स भी ऑल्टर के बैरियर से हटकर डिसइंटीग्रेट हो गई। उन्हें सोचा, मेरे पास जो आइटम्स है, सन ब्रूज, बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल, ऑल ब्लैक आई, ब्लैक एम्परर कार्ड, सब ऊपर ग्रे फॉग पर छोड़े हुए हैं, और वहां से लाना रिचुअल की मदद से कम मिनट 2 लगेगा ही, जो यहाँ अनप्रोटेक्टेड बॉडी के लिए खतरनाक था। कैसे करूं? मिस जस्टिस को बुलाने में वक्त लग जाएगा, और अगर ट्रू क्रिएटर डिसेंड करने लगा तो। क्लेन का दिमाग तेज चल रहा था। फिर एक आइडिया आया। बिना ज्यादा सोचे उसने अपने पॉकेट में से एक मेटालिक चीज निकाली। टैप टैप टैप। कुछ कदम आगे बढ़कर उसने जोर से उस चीज को ऑल्टर की तरफ फेंका। वो ब्रॉन्ज से चमकदार ऑब्जेक्ट बैरियर में घुसा। मास्टर की। क्लेन जानता था मास्टर की एक ऐसा आइटम था जो ऑब्स्टेकल से गुजरने में हेल्प करता था, पर इसका एक दूसरा पहलू भी था, कर्स एम्बेड।
अगर ऑर्डर की रोशनी उसको मेल्ट करेगी तो कर्स का इंस्टिंक्टिव रिएक्शन पॉसिबल था। बैरियर के अंदर मास्टर की जब पिघलने लगा, उसका आउटर शेल वैनिश हुआ और तब अंदर छुपी हुई कर्स जाग उठी। वो एक ऐसे एरिया से कनेक्ट कर गया जहां मिस्टर डोर था। क्लेन ने सोचा, अगर ये रिवर्स कम्युनिकेट करे तो शायद मिस्टर डोर या उस फोरसेकंड एंटिटी का रोर ऑल्टर के रिजेंटमेंट से कंटामिनेट कर दे। उसने किस्मत पर भरोसा किया। एम्प्रेस बोरो में अल हॉल का विला में ऑड्रे ने खिड़की से बाहर देखा। फॉग नाजुक से पीले और आयरन ब्लैक में बदल रही थी। उसने मिशाफूल और गॉडेस से चुपके से दुआ मांगी, कोई प्राइमोर्डियल डीमनेस डिसेंड ना करे। बाहर ब्रांचेस हिल रही थी, हवा बदल रही थी। शेरवुड बोरो के होली विंड कैथेड्रल के ऊपर से अचानक खतरनाक स्टॉर्म्स निकल आया। ऐसे स्टॉर्म्स जो नजर में आते ही दिखते थे और फिर वो ईस्ट की तरफ भागे। हवा ने थिक स्मोक को इधर से हटाया। फॉग जल्दी हटा और माइल्ड रेन शुरू हो गई। चर्च ऑफ स्टॉर्म ने जल्दी रिस्पॉन्ड किया था। लेडी डिस्पेयर कैरिज में बैठकर रेन की आवाज़ सुन रही थी। उसने थोड़ा स्माइल किया। प्लान थोड़ा गड़बड़ हुआ, पर उसने सोचा कि इस ग्रेट स्मॉग की वजह से 20,000 से ज़्यादा मौत होगी और आगे प्लेग स्प्रेड होगा। वापस हॉल में क्लेन ने अजीक का कॉपर विसल निकाला और तैयारी से उसको अपने लिप्स तक लाया, पर उसने पहले मास्टर की का रिएक्शन ही देखना चाहा। की छोटे पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हुई। एक इल्यूजरी क्रिम्सन निकला, वो स्ट्रगलिंग ग्लोइंग क्रिम्सन, फिर एक्सप्लोड हुआ। एक्सप्लोजन से क्लेन का हियरिंग टेम्पररी चला गया। उसके ईयर्स में सिर्फ एक स्क्रीम गूंजती हुई सुनाई दी। वो प्योर रिजेंटमेंट और इंडिग्नेशन की आवाज़ें थीं। फिगर्स जो पहले रिजेंटमेंट से बंधे हुए थे अब ब्लैकिश ग्रीन में ट्रांसफॉर्म हुए। उनमें से कुछ ने एक्स्ट्रा स्कल, एक थर्ड आई मॉन्स्टर जैसे लिम्स निकाले और सब एक टॉरेंट बनकर मिस्टर ए की जगह में घुस पड़े। मिस्टर ए ने आंखें खोली, शॉक और डिसबिलीफ के साथ। फिर ऑल्टर की रेडियंस वैप हुई और कोलैप्स कर गई। एक्सप्लोजन हुआ, एक बड़ा शॉकवेव निकल पड़ा। 4 स्टोन पिलर्स टूट गए। क्लेन को अपने आप को वॉल से धक्का खाने से बचाना पड़ा। वो हवा के झटके से उछलकर वॉल में टकरा गया। जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो उसकी इमेजिनेशन से आगे था। मास्टर की का कर्स एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन दिखा चुका था। मिस्टर डोर ने अपनी आवाज़ ऑल्टर के रिसेंटमेंट में घुला दी और जिस माइंडसेट से रिचुअल चल रहा था उसने अपने ही सोर्स से कंटेमिनेट होकर डिसबैलेंस पैदा किया। रिचुअल जो खुद को बनाए रख रहा था अब सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया। ब्लास्ट के थोड़ा सेटल होने पर क्लेन ग्राउंड से उठा। ऑल्टर की इल्यूजरी फिगर्स वैनिश हो चुकी थी, सिर्फ डेब्रीज बचा था। मिस्टर ए अपने आप को एक कोलैप्स हुए पिलर के पास झुका हुआ पाया। उसका आधा चेहरा, एक हाथ, कुछ ऑर्गन मिसिंग्स। फिर भी उसके वुंड से स्क्वर्मिंग फ्लैश जल्दी से कर्ल कर रहे थे। वो खतरनाक तरीके से हील हो रहा था, पर उसकी आंखों में अब हेट्रेड और पेन था। क्ले ने बिना रुकावट वहां से भागने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रुक गया तो मैं उसके साथ ही वेलकम डिनर शेयर कर रहा हूँगा। उसके लिए काम हो गया। ट्रू क्रिएटर के डिसेंट को ब्लॉक कर दिया गया। अब जल्द से बैक टू सेफ्टी। लेडी डिस्पेयर कैरिज में बैठी थी जब उसकी नज़र के सामने एक यंग वुमेन का चेहरा आया। हुडेड रोब पहनी हुई, ब्लैक आइज, खूबसूरत मगर डल, एक ऑरा ऑफ काम और डेडली। क्लेन ने तेज रफ्तार से एग्जिट की तरफ भागा। उन्हें अजीक के मैसेंजर को बुलाने का इरादा छोड़ा था, पर अब उसको एहसास हुआ कि काम हो चुका। उसने एक घमंडी सी मुस्कुराहट दी, फिर डिसअपियर हो गया। चैप्टर 478। जैसे ही वो अजीब मेहमान उनके सामने जाहिर हुआ, लेडी डिस्पेयर ने तुरंत एक तेज क्रिस्टलिन बर्फ का स्पीयर बनाया और उसे उसके निशाने पर फेंक दिया। रिकॉयल, पलट कर लगने वाली जो ताकत होती है, उससे वो कैरिज का पिछला हिस्सा तोड़कर सड़क पर निकल जाने का इरादा रखी थी। निकलने का वक्त कम था, सोचने का नहीं। डिस्पेयर, जो अब एक सीक्वेंस 4 डीमनेस थी और पहले असैसिन रही, जानती थी कि ऐसे पलों में हर पल का हिसाब जरूरी होता है, लेकिन जो उसने सोचा था वो सब फेल हो गया। जैसे ही स्पेयर उसके हाथ से निकली, वो एकदम हवा में गायब हो गई, बिल्कुल जैसे किसी ने उसकी प्रेजेंस ही मिटा दी हो। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ छा गया। ब्लैक फ्लेम्स उसके अंदर से उभर आए, लेकिन वो भी एक पल में रोक दिए गए, जैसे किसी ने कोई इनविजिबल बंधन लगा दिया हो। फिर धीरे धीरे उसके हाथ की बोन, फिर फिंगर्स, सब कुछ 1 सेंटीमीटर करके गायब होने लगा। उसकी आंखों में जो पहले प्राइड था वो अब सिर्फ खौफ और निराशा बनकर रह गया। वही सीट जहां वो बैठी थी खाली हो गई, खामोश, बेरूह। वो औरत जिसके काले बाल और गहरी काली आंखें थीं, हुड उतार कर चुप से मुस्कुराई और फिर हवा के टुकड़े की तरह सैडली गायब हो गई। कैरिज के बाहर एम्प्रेस बोरो के किनारे ट्रिसी चुपचाप एक कोने में बैठी थी, सर पर वेल और हैट लिए। उसे ऐसा लगा कि दुनिया हिल रही है। उसके सारे प्लान्स फेल हो गए, लेकिन वापस बैकलैंड एक सुरक्षित जगह थी, क्योंकि यहाँ कोई छुपी हुई ताकतें और फ्रैक्शंस थी जो उसका पीछा रोक सकती थी। फिर अचानक उसका सर घूमा और उसने महसूस किया कि वो कैरिज से बाहर आ गई है। मिट्टी भरी सड़क पर खड़ी, पल भर के लिए उसकी ताकत चली गई।
पैर कांपते, हाथ थरथराए। उसने एक खाली हुड वाली शक्ल देखी, क्लासिकल रोब, और उसके अंधेरे आंखों में कुछ अलग ही ठंडक थी। ट्रिस को बचपन का वो कमजोर एहसास लौट आया। पूरी हिम्मत गुम, ठंडी पसीने की बूंदें बहने लगी। लेकिन फिर एक नीला हल्का रोशनी का झटका आया। वो कर्ज जैसा जो उसकी मूवमेंट रोक रहा था टूट गया। ट्रिस ने देखा कि जो सफायर रिंग पहले उसकी उंगली पर चमकती थी वो अब डैमेज हो चुकी थी। जेम के टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे। रिंग टूटने की हल्की आवाज के साथ ट्रिस को पता चल गया कि अब उसके पास वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं रही। क्लेन जो अभी भी ऑल्टर के ब्लास्ट से बचा था, जमीन पर गिरते हुए जल्दी से रबल के बीच से निकल पड़ा। मिस्टर ए का जिस्म अब जल रहा था, फिर भी जल्दी हील होता दिख रहा था। इसीलिए क्लेन ने बिना रुके कैरेक्टरिस्टिक फ्रैगमेंट्स की तरफ भी नजर नहीं डाली। उसने मास्टर की के टुकड़े वहीं छोड़ दिए और सीधा एग्जिट की तरफ भागा। वो पहचान गया कि चाहे उसके पास मिस्टिकल आइटम्स कम ही क्यों ना थे, या मिस्टर ए जैसे अपोनेंट से मुकाबला करना पागलपन जैसा होगा। अजीक का कॉपर विजल और 3 तरह के बुलेट्स उसके पास थे, पर मैचेस खत्म थे। इसीलिए उसने सिंपल और तेजी से भागना चुना। क्रीक, उसने हैवी डोर खोलकर बाहर कदम रखा। बाहर की रोशनी डल थी, पर सन जरा येलोइश था। क्लेन ने सीने से जोर से सांस ली और पहाड़ी रास्ते से नीचे की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन सीधा ट्रेल पर नहीं, सीधा स्लोप से। उसकी आदत क्लाउन स्टाइल एक्रोबैटिक्स, कभी गिरते कभी स्टंबल करते हुए पूरी स्पीड पर थी। फिर उसने नदी की गूंज सुनी, पानी की आवाज़। वो रिवर बिल्कुल नीचे थी, पर एक जोर का झोंका उसके पीछे से आया और उसने देखा कि मिस्टर ए हवा में से नीचे गिरता हुआ उसके नज़दीक आया। मिस्टर ए ने अपना हाथ उठाया और जिस्म के टुकड़े, कुछ फ्लैश चंक्स हवा में से बाहर निकाल दिए। वो ब्लंट प्रोजेक्टाइल्स, बिना नोक वाले हथियार, उसकी तरह फेंके, फिर एक्सप्लोड कर गया। छोटे छोटे टुकड़े और ब्लड स्प्रे ने विजन को छुपाने वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी। क्लेन झट से रोल कर गया और एक बड़े दराख्त के पीछे छुप गया, पर वो प्रोजेक्टाइल्स दराख्त से गुजर गए और कोरोजन मतलब धीरे धीरे गलने जैसे निशान छोड़ गए। क्लेन ने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर ए की आंखों में जो अंधेरा चमक रहा था उसने क्लेन को समझा दिया, ये सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं है, ये एक ऐसी तकनीक है जो इंसान को सपने में खींचने की कोशिश करती है। क्लेन को महसूस हुआ कि उसे सपने में फंसा दिया गया है, एक ल्यूसिडिटी, होश में रहने का टेस्ट। मिस्टर ए ने अपने आप को ब्लड रेड ब्लैंकेट में बदल लिया। चेन ऑफ नाइटमेरिश इमेजरी, डरावने सपनों की तस्वीरें। क्लेन ने अपनी क्लैरिटी नहीं खोई। उन्हें सोचा, ये मेरा सपना भी हो सकता है, तो मैं अपनी इमेजिनेशन से वापस लड़ूंगा। उसने अपने अंदर से गोल्डन सन की इमेज बुलाई। फ्लेम ने तुरंत उस जगह को जलाया और क्लेन एक मेंटल एंकर से बाहर आया। मिस्टर ए ने एक मफल्ड ग्रंट किया, नाक से खून बहा, ब्लड रोब मेल्ट होने लगी। फिर क्लेन ने मैच में से आग लगा दी। ट्रीज 30 से 40 मीटर दूर जल गए, पर मिस्टर ए ने एक बर्फ जैसी स्पीयर कॉन्ज्यूर मतलब जादू से पैदा की और आग को फ्रीज कर दिया। एक इंस्टेंट आइस स्प्रेड हुई, हर चीज ब्लॉक। क्लेन हवा में उल्टा लटक कर अपने हाथ से आइस को टच किया, जिससे उसकी पाम ठंडी से जम गई, स्किन फट गई। दर्द के बावजूद उसने लंबा चाम निकाला, बस तभी उसकी नाक में खुजली हुई और वो अचानक स्नीज कर बैठा। एक छोटे से स्नीज ने पूरी कंसंट्रेशन तोड़ दी। फिर वो वायलेंट कफिंग शुरू कर बैठा। ऐसा लगा जैसे कोई एरियल टॉक्सिंग मतलब जहरीली हवा ने उसका सिस्टम टारगेट किया हो। क्लेन को पता चला वो स्पाइडर सिल्क जैसे थ्रेड जो उसके चारों तरफ थे, डीमिनस ऑफ प्लेजर की एक खासियत थी। उन थ्रेड्स ने उसको मम्मी स्टाइल रैप कर लिया था। पर क्लेन अब सिर्फ क्लाउन नहीं था। उनने बची हुई फिंगर से एक तेज स्नैप किया, जिससे सब थ्रेड्स इग्नाइट हो गए और जायंट टॉर्च की तरह जल गए। फिर भी स्नीज और कफ का इफेक्ट स्ट्रॉन्गर था। मिस्टर ए अब फिर से अपने ब्लड रोब में खड़ा थोड़ा और डिग्निफाइड हुआ। उसने एक ट्रांसपेरेंट इल्यूजरी बुक निकाला और उसकी आवाज गूंज उठी, आई केम, आई सॉ, आई रिकॉर्ड। क्लेन ने महसूस किया, शेफर्ड की पावर वो चीज है जो एक कंप्लीट सप्रेशन दबाव वाली एबिलिटी रखती है। बिना प्रॉपर रिप्रेशन और जब बहुत से आइटम्स अनअवेलेबल हो, एक सीक्वेंस 6 भी बहुत अफेक्ट हो सकता है। इस वक्त क्लेन की हालत एक बात बता रही थी। उसने एक बड़ा जोक खेला, ऑल्टर को तोड़ दिया और अपनी जान बचाई, पर मिस्टर ए जैसे अपोनेंट के सामने उसकी ताकत कम पड़ रही थी। सिचुएशन अभी भी खतरनाक थी, पर उसके पास एक चीज थी, उसकी चतुराई और जल्दी से चलने वाला दिमाग। वो अब भी भागने की कोशिश कर रहा था। चैप्टर 479। फंकेल, वो पुराना बटलर, वीरान खेतों के बीच बेदम सा भाग रहा था। उसकी टोपी उड़ चुकी थी, बाल बुरी तरह से सर पर चिपके थे और उसकी कोट का बाहर का हिस्सा कचरे और मिट्टी से ढका पड़ा हुआ था। सांस लेने की कोशिश में वो रुककर पीछे मुड़कर देखा, कुछ दूर तक कोई निशान नहीं, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर दिशा बदलने लगा, उसके सामने एक फिगर खड़ी थी। वो फिगर हुड पहनी थी, क्लासिकल रोब, चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, काले आंखों के साए उस पर पड़े थे। फंकेल की प्यूपल सिकुड़ गईं।
उसने पुरानी हर्मीज भाषा में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सांस रुक गई और आवाज़ भी गई। उसके चेहरे पर एक अजीब निराशा आई और फिर वो जैसे किसी ने एक गंदे कपड़े से साफ कर दिया हो, अचानक से मिटा दिया गया। कोई निशान नहीं छोड़ा गया। उसकी आखिरी नज़र में सिर्फ खौफ और समझ में ना आने वाली वजह थी। क्लेन अभी भी मिस्टर ए के हमले से संभलता अपने आप को खराब बीमारी से जूझते हुए पा रहा था। चक्कर, बुखार, खांसी, छींक सब एक साथ। फ्लेम कंट्रोलिंग और फ्लेमिंग जंप दोनों उसे धोखा दे रहे थे। एयर बुलेट्स की सोच भी अब उसके लिए आसान नहीं थी। क्लाउन का इंट्यूशन उसे एक प्रीमोनिशन दे रहा था, अगर कुछ गलत हुआ तो उसका शरीर छोटा छोटा टुकड़ा बनकर हवा में बिखर सकता है। ऐसे में उसने अपनी जेब से एक चीज निकाली। वो चीज उसकी तैयारी थी सबसे बुरे पल के लिए। अजी की कॉपर विसल। उसने उसको माउथ तक लगाया और जोर से फूका। खुद उसकी रूह ने भी एक हल्की सी इथरल आवाज सुनी। उसकी स्पिरिट विजन के सामने एक सफेद बोन्स का गीजर उभरा। वो बोन्स तेज गति से एक बड़ा मैसेंजर, लगभग 4 मीटर उठने वाला बन गई, जिसके आई सॉकेट्स में काले आग की फ्लेम्स थी। और एक पल में ही उस मैसेंजर पर से एक हेज छाई। उस मैसेंजर के बदन से हर एक हिस्सा टूटते हुए छोटे छोटे रोशनी के टुकड़ों में बिखर गया। उसी पल मिस्टर ए के सामने खड़ी किताब के पन्ने रुक गए। वॉइस जो ब्लूप्रिंट में चल रही थी अधूरी रह गई। एक धुंधला सा हरा रोशन उजाला निकल के आया और मैसेंजर को टुकड़ों में तोड़ दिया। उस रोशनी के पीछे से वो पावर जो क्लेन को ट्रैप में फंसा रही थी पहले टूट गई। क्लेन जो अब येलो सैंड की मूर्ति बनकर हवा में बिखरने के कगार पर था, वापस असली रूप में लौटा, हल्का सा घुटनों पर झुका और बेकाबू खांसी के साथ खड़ा हुआ। अगर स्केल्टन मैसेंजर ने उस पर हमला न रोका होता तो क्लेन अपने पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट यूज करके सरवाइव कर ही नहीं पाता। लेकिन उस हादसे के बाद उसकी बीमारी वैसे ही रही। वो अब भारी कमजोर था। मिस्टर ए भी अचानक से ज्यादा जोर से खांसने लगा, फिर जमीन पर गिरा। माउथ से खून और स्क्वर्मिंग फ्लैश निकल के आने लगा। फ्लैश के टुकड़े वो उठाकर वापस माउथ में डालने की कोशिश कर रहा था, जैसे दर्द से खुद को दोबारा जोड़ रहा हो। क्लेन समझा मिस्टर ए का फिजिकल रिकवरी फ्लैश मैजिक से हो सकता था, लेकिन जो स्पिरिचुअल बैकलैश आया वो किसी और तरह का था। मिस्टर ए ने उस पावर से अपने दिमाग पे जो बोझ ले लिया था, उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी कंडीशन और खराब हो रही थी। क्लेन ने हाथ हिलाकर अपनी रिवॉल्वर के सारे बुलेट्स चला दिए। ब्रॉन्ज, पेल, गोल्ड और सिल्वर कुछ बीम सीधा मिस्टर ए तक पहुंच गए, पर उसके रॉटिंग फ्लैश के अंदर घुसकर वहीं चिपक गए। एक बुलेट उसके हेड में घुस गई, दूसरी उसकी चेस्ट तक, पर मिस्टर ए के हेड में जो होल बना उसके अंदर का रॉटिंग मास विरिगल कर रहा था। एक पेल गोल्डन बुलेट जो सनशाइन ग्लो निकाल रही थी, फिर भी उसके अंदर फंस गई। वो मर नहीं रहा था। उसमें जो जिद्दी जिंदगी थी वो अब भी बाकी थी। एक बार वो रोज बिशप था और उस हिम्मत को आज भी दिखा रहा था। क्लेन ने फैसला किया कि यहाँ रुकना बेकार है। उन्हें पीछे मुड़कर भागना चुना। मिस्टर ए घबराकर फिर से उन टुकड़ों को खाकर कुछ रिकवरी करता नजर आया, मगर क्लेन ने छुपते छुपते कदम बढ़ाए। वो पत्थर वाले क्लिफ के किनारे पहुंच गया। नीचे टुजॉग रिवर बह रही थी, हल्की सी मड्डी लहरों के साथ। क्लेन ने बिना झिझक के जंप लगाया। फ्री फॉल में उसने अपने बॉडी को मिड एयर थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन छींक और कफ ने उसके फ्लिप्स अधूरे ही छोड़ दिए। पानी में स्प्लैश के साथ उसका पेपर फिगरीन स्वरूप पेट के बल गिरा, थोड़ा डूबा, थोड़ा तैर रहा। नीचे रिवर बेड के पास उसकी असली शक्ल धीरे धीरे वापस आई। कपड़े और बिल्स भी गीले हो गए। क्लेन ने सोचा, अगर मैंने पेपर फिगरीन यूज ना किया होता तो आखिरी पल में इटर्नल ब्लीडिंग या इंस्टेंट डेथ होता। वो पानी के नीचे छुपा हुआ एक इनविजिबल ट्यूब बनाकर अपनी सांस कंट्रोल कर रहा था। अंडर वाटर ब्रीदिंग ऑफ अ मैजिशियन। आंखों में डर के बावजूद वो शोर की तरफ छुपते छुपते निकला। लेकिन ये शहर नहीं था। यहाँ फेसलेस का फुल इफेक्ट कम था। क्लेन समझा, अगर यहाँ पे फेसलेस परफेक्ट होता तो मिस्टर ए उसे ट्रेस नहीं कर पाता। वो जल्दी से सोच लिया, अगर वो पानी से बाहर निकला तो मिस्टर ए वापस आ सकता है, क्योंकि मिस्टर ए के पास वाटर विंड रिलेटेड पावर्स भी हो सकते थे। ये सब सोचकर क्लेन अपस्ट्रीम तरफ तैर के शोर पर आया, और जब उसने देखा तो मिस्टर ए पानी पे फ्लोट कर रहा था। उसके गिल्स और फिश लाइक स्केल्स चमक रहे थे। वो डेविलिश स्माइल के साथ खड़ा था। क्लेन ने सोचा, फाइट करना होगा। उसने फिंगर स्नैप तैयार किए, पर दोनों ने एक ही पल में आसमान की तरफ देखा। रिफ्लेक्सिवली एक हुडेड डार्क रॉब्ड फेमिनिन फिगर तेज आउटलाइंस में सामने आई। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। काली आंखें, बिना किसी रूह के। उसने मिस्टर ए की तरफ देखा और उसी पल में मिस्टर ए का रूप इवेपोरेट हुआ, जैसे पेंसिल से कोई फिगरीन मिटा दी गई हो। क्लेन हैरान रह गया, इस लेवल का कौन है? उसने उस औरत की तरफ देखा। वो उसकी तरफ मुड़ी, नजर से देखा और फिर उसके लिप्स पर हल्की सी स्माइल फैल गई।
एक मुस्कान, वो मुस्कान इम्पॉसिबल सी थी। उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके एग्जिस्टेंस को परमिशन दे दी हो। और फिर फिगर फेड हो गई। क्लेन पानी से बाहर निकला, ठंडा और थका हुआ, और देखा कि जगह बिल्कुल रिमोट थी। कोई सड़क नहीं, कोई लोग नहीं, बस रिवर और उसकी आवाज़। बस इतना ही था। क्लेन ने सोचा, क्या मिस्टर ये खत्म हो गया? कौन थी वो औरत? इतनी ताकत कौन रखता है जो एक शेफर्ड को बिना चीखे तुरंत मिटा दे? क्लेन अंदाजा लगा रहा था कि शायद कोई चर्च लेवल पावर हाउस ने भेजा होगा। उन्हें सोचा कि अगर उसने मिस जस्टिस को पहले इन्फॉर्म किया नहीं होता तो टाइमली बैकअप ना आता और वो मर जाता। वो थोड़ा नेचुरल रिलीफ का एहसास महसूस कर रहा था। फिर उसने आसपास ध्यान से देखा और आवाज़ आई, एग्जाइल। गोल्डन मास्क पहने एक आदमी ने एजिक एगर्स को पुराने वार्ड में फेंक दिया। वो आदमी इन जैंगविल के सामने गुस्से से बोला, हमें जल्दी एरिया छुपाना होगा, चर्च को पता चलने ना पाए। इन जैंगविल ने 0-08 क्विल उठाया जो पहले से लिख रहा था और अपनी जगह संभाल कर खड़ा हो गया, जिसके पास अब उसके पैंट्स के टुकड़े पड़े थे। रेड रोज मैनर के अंदर प्रिंस एडेसाक फुल लेंथ विंडो के पास बैठा हुआ, अकेला और खाली नज़रों से भर गया। उसने अपने हाथ से रिवॉल्वर उठाया। उसमें एक बुलेट था जो स्पिरिट बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के काबिल बताया गया था। वो कुछ देर रोया और फिर रिवॉल्वर को कब करते हुए उसको अपने टेम्पल पर रख के ट्रिगर स्क्वीज किया। बैंग, और उसकी दुनिया में अंधेरा छा गया। चैप्टर 480। जो कमरा अब खुला पड़ा था, जहां मोटे पत्थर के पिलर्स टूट चुके थे, उसमें काले कोट और सिल्क टोपी पहने हुए नाइट हॉक्स आ गए थे। उनका लीडर सेंट एंथोनी स्टीवेंसन खामोशी से आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें जबरदस्त ठंडी सी इन्वेस्टिगेटिव रोशनी से चमक रही थी। वो सीधा उस पत्थर के दरवाजे की तरफ चला जो अंदर की तरफ ले जाता था। जब दरवाजा खुला तो अंधेरा गहरा हो गया। सेंट एंथोनी ने कुछ नाइट हॉक्स को साथ लेकर अंदर गए। रास्ते में कुछ भी नहीं मिला, ना कोई गार्ड्स, ना कोई निशान, जैसे किसी ने जगह को जोर से साफ कर दिया हो। आखिरकार वो सब उस कमरे के सबसे अंदर पहुंच गए। वहां अब सिर्फ भारी पत्थर की पिलर्स और बैरन वॉल्स खड़े थे। ब्लू घोसली डोर जो क्लेन ने पहले देखा था वहां नहीं था। नाइट हॉक्स के लैंटर्न्स बेहद अचानक डिम हो गए। अंधेरा छा गया। जब रोशनी लौट आई तो वॉल्स पर एक अजीब सा पिघलने जैसा निशान नजर आया। कोई टनल या गुप्त दरवाजा नहीं, बस मिट्टी या पत्थर की एक मोटी लेयर। सेंट एंथोनी कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, डिविनेशन करो, पूरे इरादे से तलाशी करो। क्लेन, जो अब पहाड़ों और भीड़ से दूर चल रहा था, महसूस कर रहा था कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। मिस्टर ए के पावर्स के रेजिडुअल पावर से मिलकर और सर्दी में गीला कपड़ा पहने होने से उसे ठंडी, बुखार और कमजोरी ने घेरा हुआ था। लेकिन वो रुका नहीं। अगर चर्च के लोग उसको यहीं ढूंढ लें तो उसकी जिंदगी मुश्किल हो सकती थी। कुछ लोग उसको पहचानते थे, इसीलिए वो छुप के चला गया। उसके दिमाग में दो परेशानियां थी। पहला, अगर इन जैंगविल ने क्लेन मोरेटी का पुराना आइडेंटिटी जान लिया तो क्या होगा? दूसरा, चर्च ऑफ एवरनाइट और डेथ पाथवे के रिश्ते का क्या नतीजा होगा? क्योंकि पास्ट में शेरलॉक मोरेटी ने एक पावरफुल डेड डिसेंडेंट को समन किया था। वो जल्दी से स्मॉल टाउन में घुस गया, भीड़ में घुल मिल गया और अपना फीवर कंट्रोल करने की कोशिश किया। सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी में फेसलेस पावर्स का पूरा फायदा था। वहाँ डिस्गाइज और ब्लेंडिंग आसान थी। फिर अचानक उसके सामने कलर सैचुरेटेड हो गए। वो जैसे किसी डिवाइन ऑयल पेंटिंग में चला गया। और उसी पल एजीक ईगर्स की नज़र उसके बगल में आ गई। मिस्टर एजीक, आप ठीक हो? क्लेन ने राहत के साथ पूछा। मैं ठीक हूँ, अजीक ने सीधा जवाब दिया और फिर हल्का सा मुस्कुराया। अनडाइंग के लिए ये छोटी सी चोट कुछ खास नहीं। क्लेन ने पूछा, इन जैंगविल और 0-08 का क्या हाल है? जिंदा है, एजीक ने कहा, लेकिन इंस बहुत चोट खा चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हम कंफर्म कर चुके हैं कि वो रॉयल फैमिली के साथ चुपके से मिलकर चल रहा था, इसीलिए उसको ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। तुम अब अपने आप पे ध्यान दो, मैं कुछ यादें जगाने की कोशिश करूंगा। अजीक ने बताया कि उसने MI9 और रॉयल सर्किस की पहले से निगरानी की थी और इसी वजह से वो रेड रोज मैनर के एरिया में घूम रहा था, तैयार था क्लेन को बचाने के लिए। क्लेन थोड़ा एम्बेरस्ड हुआ। अजीक ने हंसी से जवाब दिया, तुम क्यों हैरान हो? मैं अक्सर कॉफिन्स में जाकर उठ जाता हूँ। और हाँ, अगर इंस तुम्हें पहचान भी लेता तो सबसे ज़्यादा उसके पास 0-08 के लिखने का बायस होगा। वो आर्टिफैक्ट अक्सर अपने मालिक की मौत लिखने की कोशिश करता है। वो चीज़ अपने मालिक का नुकसान या बेनिफिट लिखेगी, लेकिन हर एक छोटी छोटी बात को छोटा समझ के सबको अनाउंस नहीं करेगी। अजीक की बात ने क्लेन का दिल हल्का कर दिया। अजीक ने सजेस्ट किया, अगर तुम थोड़ा दूर चले जाओ तो बेहतर होगा। इंस का स्कोप शहर से बाहर ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। क्लेन ने पूछा, थोड़ी देर के लिए वापस आना ठीक रहेगा अगर मैं आइडेंटिटी चेंज कर लूँ? अजीक ने हाँ कर दी। क्लेन ने बताया कि वो साउथ समुंदर की तरफ जाएगा, पोषण डाइजेस्ट करते हुए मरमेड्स ढूंढने जाएगा। अजीक ने हैरानी से पूछा, मरमेड्स? क्या डेड स्पिरिट मरमेड से लेगी?
मैं कम से कम 4 देख सकता हूँ। क्लेन ने हंस के मना किया। उसकी इंट्यूशन कह रही थी कि कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल होंगी, फिर भी वो ऊपर के फॉग पर डिविनेशन कर लेगा। फिर क्लेन गिल्टी महसूस करने लगा। उसने मैसेंजर मरने की बात एक्सेप्ट की थी। वो मैसेंजर जो मैंने मिस्टर ए से लड़ते हुए बुलाया था वो मर गया। अजीक ने उसको तसल्ली दी, चिंता मत करो, अगर कोई पावर हाउस डिवाइन लेवल से या कोई खास तरीके से मरवाया नहीं तो अंडरवर्ल्ड मतलब स्पिरिट वर्ल्ड में वो फिर से उठ सकता है। मैं भी कुछ मैसेंजर्स जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं उनकी सही क्वांटिटी कितनी है। क्ले ने क्यूरियोसिटी से पूछा, अंडरवर्ल्ड या हेल कहाँ है? अजीक ने सीधा जवाब दिया, स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर, एक खास जगह जो एंशिएंट डेथ ने बनाया था। इससे क्लेन को समझ आया स्ट्रक्चर। रियल वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड उस स्पिरिचुअल रेम का ही हिस्सा था। क्लेन ने फिर ऑफर किया, मेरे पास एक कार्ड ऑफ ब्लेस्फेमी है जो एम्पर रोजेल ने बनवाई थी। इसमें हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स के सीक्रेट्स हैं। मैं मैसेंजर्स के थ्रू आपको भेज दूंगा, आप पढ़ लो, स्टडी करके वापस दे दो। अजीक ने एक्सेप्ट किया और फिर एक अजीब चीज़ निकाली, एक बहुत पतली ग्लव जो इंसानी स्किन सी लग रही थी। ये वाइस एडमिरल छोड़ गया था। मैंने इस पे सील्स लगा दिए हैं ताकि ये भूखा ना रहे, पर जब भी तुम इसको यूज़ करोगे इसको खाने के लिए एक इंसान का फ्लैश और सोल चाहिए होगा, वरना ये तुम्हें खा जाएगा। क्लेन का चेहरा टाइट हो गया। ग्लव और क्रीपिंग हंगर ने उसे वो चीज़ याद दिलाई जो शेफर्ड से जुड़ी हुई थी। उसने सोचा यह आइटम डेंजरस है, लेकिन अजीक ने कहा यह उसकी मेमोरी जगाने में मदद करेगा। क्लेन ने फिर से अपना प्लान दोहराया, थोड़ा समय बैकलैंड से दूर रहना, अपनी आइडेंटिटी ऑल्टर करना, फिर वापस आके मिस जस्टिस को कांटेक्ट करना। इस चैप्टर में मूड एक मिक्सचर था। रिलीफ, इंस को पता चल गया और मिस्टर ए रोक दिया गया। चिंता, प्राइमोर्डियल डिमनेस का इन्फ्लुएंस और ईस्ट बोरो में लोगों की मौत। और फ्यूचर प्लान्स, क्लेन का साउथ जाना, एजिक अंडरवर्ल्ड की यादें जगाना। क्लेन का दिल भारी था। उसने एक बार फिर सोचा कि सच बोलने का इनाम कभी कभी अजीब तरीके से मिलता है। वो जिंदा था, पर अब उसकी ज़िंदगी और भी कॉम्प्लेक्स हो गई थी। चैप्टर 481। किसी छोटे से कस्बे में बैकलैंड के किनारे क्लेन ने साफ सूखे कपड़े पहने और गीले नोट एक एक करके मेज पर फैला दिए ताकि कमरे की गर्मी में वो आहिस्ता से सूख जाएं। उसकी हरकतें अब बहुत ही संजीदा और नाजुक थीं। बुखार की वजह से आने वाली छींकों को वो जबरदस्ती दबा रहा था। आग लगाने से बिल जलने का खतरा था, इसीलिए वो नेचुरली ही सुखा रहा था। फिर वो कमरे के कोने में रखे फुल लेंथ आईने के पास गया। आईने में उसके काले बाल अच्छे से सेट थे, आंखें गहरी बूरी, चेहरा पतला और शार्प फीचर्ड सा। वो एक नया रूप था, जाओ मिंगरी का एक बदला रूप, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का नेटिव लुक, जवानी का रूप जो अभी ज़्यादा जिंदा दिल और कम थका नहीं दिख रहा था। क्लेन ने सोचा जब सब कुछ शांत हो जाएगा मैं बैकलैंड वापस जाऊंगा और इसी चेहरे का एक लीगल आइडेंटिटी बना लूंगा। उसके कॉन्टैक्ट से एयान, मिस शैरन, स्टैंटन रास्ते मौजूद थे। उसके बाद उसने एक रिचुअल की तैयारी शुरू की। उसने बंद पर्दों वाले कमरे में खुद को एक रिचुअल में बिजी कर लिया। उसने क्रीपिंग हंगर को ग्रे फॉग के ऊपर ले जाकर सुरक्षित तरीके से स्टडी करने का प्लान बनाया। जब वो ऊपर एंशिएंट पैलेस के अंधेरे ब्रॉन्ज टेबल के आखिरी कोने में अपीयर हुआ, उसके हाथ में वो रफ ग्लव था। क्लेन ने अपनी स्पिरिचुअलिटी उस आइटम में पोर की। धीरे धीरे वो ग्लव उससे रिस्पॉन्ड करने लगा। भूख का एहसास, एक वैसा पेट जो कभी भर ना पाए, लेकिन ऊपर ग्रे फॉग के प्रोटेक्शन में ग्लव टेम मतलब पालतू था, बिल्कुल चुप, जैसे किसी हंटेड डॉग ने अपने टीथ को छुपाया हो। फिर क्लेन ने एक अजीब आवाज़ सुनी, चीख, गुस्से, खेत के हल्के से मिले हुए ग्रोन्स। उसकी स्पिरिट विजन में डिस्टॉर्टेड चेहरे आ गए, परेशान, पागल, पील्ड। ये चेहरे ग्लव के अंदर फंसे हुए थे और जब क्लेन ने अपनी स्पिरिचुअलिटी उन पे फोकस की तो ग्लव उन चेहरों से मिलने लगी और हर चेहरे ने एक खास बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक छोड़ दिया। क्लेन ने कंसंट्रेट करके डिविनेशन चलाई और बार बार कोशिश की। धीरे धीरे वो समझ गया, क्रीपिंग हंगर ग्रेज 5 अलग अलग सोल्स को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। सबकी अलग पावर्स थी और पहली ग्रेजिंग के दौरान वो 5 फिक्स्ड हो जाती हैं। ये लक पे डिपेंड करता था। उसने जो पता लगाया वो ये था, फेसलेस शक्ल और बॉडी स्ट्रक्चर बदलने का पावर क्लेन के अपने फेसलेस एबिलिटी से ओवरलैप करता है, इसलिए ये कम उपयोगी होगा। साइकियाट्रिस्ट, एक ऐसा शख्स जो अलॉटेड साइकोलॉजिकल क्यूज क्रिएट कर सकता है, लोगों को पागल कर दे या मास पैनिक जनरेट कर दे। ड्रैगन लाइक इंटिमिडेशन सिमुलेट करना। इंट्रोगेटर, वेपन एक्सपर्ट्स, डेमोलिशन स्किल और स्पिरिट बॉडी को पियर्स करने की कैपेसिटी। फोकस कॉम्बैटेंट बनने का जुनून। फिर नाइटमेयर, किसी को चुपके से सपने में खींच लेना। इसमें वियरर फिजिकल एक्शन ले सकता पर टारगेट का कॉन्शियस स्टेट ड्रीम में अटका रहे। प्रीस्ट ऑफ लाइट, हैलो लाइक प्यूरिफिकेशन, अनडेड टेंटेड को क्लीन करने वाली एबिलिटी। बार्ड लाइक अपलिफ्टिंग सॉन्ग्स और एक कमजोर लाइट ऑफ होलीनेस।
क्लेन ने धीरे से सांस ली। 5 हमेशा से फॉर्म में नहीं आ सकते थे, पहले ग्रेज में ही वो फिक्स हो जाते। उसने अंदर बैठे रूहों से कहा, ठंडक से और थोड़ा इंसानी मेहरबानी से, चाहे तुम किसी भी गुनाह के शिकंजे में फंसे थे, मैं तुम्हें ग्रेजुअली आज़ाद करूंगा। आगे से जिन रूहों का मैं ग्रेज करूंगा वो उन्हीं लोगों की रूहानी होंगी जो ज़बरदस्त जुर्म कर चुके हैं। हर एक अजीब हाई बियॉन्डर जिसे मैं मारूंगा एक तुम में से आज़ाद करूंगा ताकि तुम कंप्लीटली छूट पाओ। उसकी आवाज़ पैलेस के पिलर्स में गूंज उठी। रूहों का रोना धीरे धीरे कम हुआ। एक सुकून जैसा माहौल आया। क्लेन ने थोड़ा आराम से हाथ टैप किया और सोचा, फेसलेस का पावर तो ओवरलैप करता है, यूजलेस रह जाएगा, पहले रिलीज करने लायक। शायद फ्यूचर में मैं उस फेसलेस को चैनल करके उस बातचीत कर लूंगा। हाई सीक्वेंस सीड और मरमेड क्लूज मिल सकते हैं। फिर क्लेन ने सोचा, प्रीस्ट ऑफ लाइट वाली सोल का इस्तेमाल लिटिल सन के एडवांसमेंट के लिए कर सकते हैं। एक और डिफरेंस, क्रीपिंग हंगर को हर यूज पर एक ह्यूमन सोल एंड फ्लैश चाहिए होता है। क्लेन ने प्रैक्टिकल होकर सोचा, वो जनरली इस आइटम को सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी में यूज करेगा। अगर ना हो भी तो वो क्रीपिंग हंगर को ऊपर ग्रे फॉग में रख के यूज ना करना ही बेहतर समझेगा। क्लेन ने शेफर्ड पोशन के फॉर्मूला पर भी क्रीपिंग हंगर से डिविनेशन कोशिश की, फेल हुई। फिर उसकी सोच एक और पॉइंट पेट की। मास्टर की जो ब्लास्ट में टूट गया था, उसका बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक तो गायब नहीं हुआ, वो छोटे छोटे डॉट्स ऑफ लाइट्स बनकर गैदर कर रहा था। अगर किसी तरीके से एक आइटम को मेल्ट करके उसके अंदर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को डॉट्स में तोड़ दिया जाए, शायद उस कैरेक्टरिस्टिक का कोर जो किसी एंटिटी का रोर या करप्शन स्टोर करता, उसे डिस्पर्स या न्यूट्रलाइज किया जा सकता। ये एक आइडिया था जिसे क्लेन यूज़ करना चाहता था। उसने डिसाइड किया जब टाइम मिलेगा वो इस टेक्निक को और टेस्ट करेगा। बहुत सी अननोन थी। ऑल ब्लैक आई को तोड़ने से ट्रू क्रिएटर का मेंटल करप्शन इरप्ट करेगा, कौन संभालेगा? अबव द ग्रे फॉग इन चीज़ों से बच के रहो। फ्यूरियसली क्लेन ने पेन और पेपर लिया और ईस्ट बोरो के लिए एक डिविनेशन चलाई। जब रिविलेशन आई उसका चेहरा काला हो गया। कुछ ऐसा रिजल्ट उसने एक्सपेक्ट नहीं किया। उसने धीरे से लीन बैक किया। ग्रे फॉग के नीचे शांत तैर रहा था, जैसे कुछ भी ना बदला हो, लेकिन अंदर ही अंदर आग भरी थी। ऑड्रे फुल लेंथ विंडो के पास खड़ी फॉग को देख रही थी। पेल येलो और आयरन ब्लैक का मिक्सचर अब तेजी से डिस्पर्स हो रहा था। उसने बूंद बूंद से गिरती हुई हैवी रेन नोटिस की, जो साल के मौसम से बिल्कुल मिसमैच थी। दिल का एक टुकड़ा हल्का हुआ। सूजी, उसका गोल्डन रिट्रीवर, उसके पैर के पास बड़ी शांत और अलर्ट नजर आ रही थी। ऑड्रे ने मन ही मन दुआ की मिस्टर फूल और गॉडेस दोनों से कि प्राइमोर्डियल डिमोनस का डिसेंट ना हो। कुछ देर बाद वो घर पर बैठे रहे और अर्ल हॉल का वापस आने का इंतजार करते रहे। फादर, कैसा हुआ? ऑड्रे ने पूछा, चिंता से भरी आवाज में। अर्ल हॉल ने स्माइल किया और कोट हैट अटेंडेंट को दिया। प्रॉब्लम हल हो गई है, पर डिटेल्स अभी क्लियर नहीं। तुमने बहुत मदद की बेटी, तुम डिजर्व करती हो बहुत सारी तारीफ, तुम्हें मेडल्स मिलने चाहिए। उसकी आवाज़ गर्म थी, पर उसकी आंखों में थोड़ी थकान और सीरियसनेस थी। ऑर्डर ने अंदर से खुशी जैसी महसूस की। टेरर क्लब की ज्वाइनिंग, मिस्टर फूल की वार्निंग, जस्टिस के लोगों की मेहनत, सब ने एक ऑर्डिनरी डिजास्टर को रोका। लेकिन अर्ल हॉल का चेहरा थोड़े खामोश हुआ जब उसने आगे कहा, इस बार नुकसान काफ़ी था। स्टैटिस्टिकली ईस्ट बोरो, डॉग्स और फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट्स में 10,000 से ज़्यादा मौत हो गई और अब प्लेग फैल रहा है। बाहर मत निकलो। 10,000, वो नंबर ऑर्डर समझ तो सकती थी, लेकिन इमेजिन नहीं। उसका दिल भारी हुआ और वो उदास हो गई। डेजी ईस्ट बोरो के कोने पर अपने अपार्टमेंट से बाहर खड़ी थी। डॉक्टर्स और नर्सेज वाइट कोट्स पहने बॉडीज कैरी कर रहे थे। उसकी आंखों में नमनेस, वो जानती थी कि आउटकम क्या होगा। पुलिस ने कॉर्डन लगा रखा था। डेजी ने देखा अपनी माँ लेव व फ्रेजा का बॉडी कैरी किया जा रहा है। ब्लैक क्लॉथ रैप्ड कैरेज, वाइट शीट से कवर्ड। डेजी ने चुप के अपने पैर चलाए और कैरेज को चेस करना स्टार्ट किया। मर ड्रेन थकान सबके बावजूद, लेकिन वो पीछे रह गई। फिर उसकी बॉडी लिम्प हो गई और वो रोने लगी। मदर फ्रेजा, एक थिन वॉइस जो दूर दूर तक गूंजती रही। इस बोरो में हजारों निकलते हुए लोग उन्हीं दर्द भरी चीखों के साथ खड़े थे। सोडेला पैलेस, एम्प्रेस बोरो, किंग जॉर्ज III थ्रोन पर बैठे। उसने अर्ल पैलेटीन को गहरी नज़र से देखा। क्या कहना है? उसने ठंडा सा पूछा। अर्ल पैलेटीन बोलता है, योर मैजेस्टी, 3 चर्चेस हमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। जॉर्ज III को गुस्से से आंसू आए। एक्सप्लेनेशन? प्रिंस एडेसा को डीमनस ने सेड्यूस किया, वो कल्ट से जुड़ा, वो रिबेलियन का पार्ट था, वो अब सुसाइड करके मर चुका, और क्या समझाना बाकी है? उसका गुस्सा चरम पे था, पर फिर वो शांत हो गया और ऐसे फैसले निकालने लगा जो पॉलिटिक्स को रीसेट करते हैं। जो भी एरिस्टोक्रेटिक टाइटल किसी ने पाया है, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सीट पा सकता। प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शन ढीले होंगे, इनवैलिड कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हटा देंगे, नेशनल एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन काउंसिल फाइनल स्टेटमेंट जल्द देगा, बिल पास करेंगे, पुअर लॉ रिफॉर्म होगी, 3 चर्चेस को मिलिट्री में पर्सनल भेजने की परमिशन मिलेगी। अर्ल पैलेटीन थोड़ा हैरान,
इतना कंसेशन ज़रा अजीब था। लेकिन जॉर्ज ने कहा, अगर नए ऑर्डर चाहिए तो देंगे, सीधे और पक्के। उनको एक नया ऑर्डर मिलना चाहिए। अल पैलेटिन भागकर चला गया मैसेज देने। किंग कुछ देर तक स्टैचू जैसे बैठा रहा, फिर उसके चेहरे पे एक नरम सी मुस्कुराहट आ गई। क्लेन नोट सूखते देखते हुए पैलेस की मेमोरी में वापस आया। उसने अपनी खुद की कंडीशन चेक की। फीवर अब धीमे कम हुआ। उसने डिसाइड किया कि पहले वो अपना प्लान पूरा करेगा। साउथ जाकर पोषण डाइजेस्ट करेगा, मर्मेड के रिसोर्सेज ढूंढेगा, फिर वापस आके मिस जस्टिस या मशीनरी हाई माइंड को कांटेक्ट करेगा। क्रीपिंग हंगर को समझने के बाद उसके दिमाग में एक नई जिम्मेदारी आ गई। वो डिसाइड कर चुका था, जो सोल्स वो ग्रेस करेगा उन्हें इंसाफ से रिलीज करेगा। और बाहर शहर में काउंटलेस लोग रो रहे थे और स्टैटिस्टिक्स के नंबर 10,000, उन सब के पीछे एक नई रियलिटी थी। डिसीजंस, सैक्रिफिशियल पॉलिटिक्स और चुपके से हुए कॉन्सिक्वेंसेस का सिस्टम। क्लेन ने पेपर और पेन उठाया और एक फ्लैट लाइन क्रॉस की, अगले प्लान को फाइनलाइज करने के लिए। चैप्टर 482। सुबह की ठंडी हवा थी। 31 दिसंबर। हार्वेस्ट चर्च के किचन में एक अजीब सा सीन था। वाइट टाइल्स के नीचे एक बड़ा आयरन पॉट उबल रहा था। उस पॉट में काली सी थिक लिक्विड घूम रही थी और उस पर लगातार हर्ब्स और जड़ी बूटियां डाली जा रही थीं। प्रीस्ट रो पहने हुए एमिलिन वाइट खुद खड़ा था पॉट के सामने। उसके चेहरे पर टिपिकल एरोगेंस था, जैसे वो खुद को बाकी सबसे सुपीरियर समझता हो। पर हाथ उसके स्टेडी थे, कभी हर्ब्स गिराता, कभी चम्मच घुमाता। स्टीम से पूरा किचन भर गया था। घास फूस और जड़ी बूटियों की खुशबू इतनी तीखी थी कि कोई और होता तो चक्कर खा जाता। पर एमिलिन की आंखें फोकस थीं। 10 मिनट बाद वो एक एक गिलास बॉटल और कप भरने लगा। 48, 49, 50। उसने बॉटल्स काउंट की और नाक चढ़ाकर ट्रे उठाई। हॉल में एक अलग ही मंजर था। आधा हॉल खाली था। प्यूज, चर्च की बेंचेस हटा दिए गए थे। जमीन पर पुराने कंबल बिछे थे और उन पर पड़े थे प्लेग के शिकार लोग, कुछ ज्यादा कमजोर, कुछ बेहोश, कुछ बस करहा रहे थे। फादर उतरास की अपनी शांत मुस्कुराहट के साथ दूसरी तरफ से पोशंस बांट रहा था। एमिलिन भी लाइन में आ गया। पहला पेशेंट एक मिडिल एज आदमी था जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने पोषण पिया और थोड़ा सा सीधा होकर बोला, फादर वाइट, शुक्रिया, अभी से हल्का लग रहा है। एमिलिन ने नाक चढ़ाकर तंज मारा, ये सब छोटी बात है, तुम लोग बस ग्रेटफुल होने के लिए ही बने हो। उसने पेस तेज कर दिया और पोषण डिस्ट्रीब्यूट करते करते ऑल्टर के पास आया। फादर, उसने कंप्लेन किया, तुम्हें और वॉलंटियर्स रखना चाहिए, मैं कोई मजदूर नहीं हूँ। फादर तुरास्की ने पेशेंट्स को देखा, मुस्कुराया और बोला, 2-3 दिन में ये लोग ठीक हो जाएंगे। एमिलिन ने आंख ऊंची करके पूछा, तुम्हें कैसे पता? फादर तुरास्की शांत टोन में बोला, हर्बल मेडिसिन अर्थ मदर के डोमेन में आती है और मैं उनका भक्त हूँ, मुझे थोड़ा बेसिक नॉलेज तो है ही। एमिलिन अंदर ही अंदर खुद से बोला, मैं रिलीजन में इंटरेस्टेड ही नहीं, बस इनका बाइबल कॉपी करना पड़ा मुझे और अब ये सब सुनना पड़ रहा है। फिर उसके मुंह से एक अजीब बात निकल गई, फादर, मुझे क्यों तोड़ने का तरीका मिल गया है, शायद मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ। उसको खुद को ही एहसास हुआ कि गलती हो गई। क्या पता फादर मुझे फिर से बेसमेंट में लॉक कर दें। पर फादर तुरास्की बस शांत मुस्कुरा के बोले, तुम्हें अपने लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, थोड़ा वक्त और देते, क्यों खुद ही खत्म हो जाता। एमिलिन एकदम स्टोन बन गया, बस इतना ही इफेक्ट था। फादर ने सिंपली हेड नॉट किया, क्यों सिर्फ तुम्हें चर्च लौटने पर मजबूर करता था ताकि तुम लाइफ और हार्वेस्ट का असली मतलब समझ सको। एमिलिन का मुंह खुला खुला रह गया। उसने ऑल्टर की तरफ देखा, जैसे पहली बार उसने समझा हो कि उसके साथ क्या हुआ था। शाम टिंजन सिटी में बेंसन घर आया, हैट और कोट उतारा और हंसते हंसते बोला, मैंने टिकट्स ले लिए, 3 जनवरी को स्टीम लोकोमोटिव से बैकलैंड जाएंगे। मेलिसा, जो टेबल पर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसने आंख उठाई और चिंता भरे टोन में बोली, बेंसन, बैकलैंड की हवा अभी भी खराब है, स्मॉग ने हजारों लोगों की जान ले ली है। बेंसन ने सहाय किया, चेयर खींच कर बैठा और बोला, दुख की बात है, पर पार्लियामेंट ने पॉल्यूशन के बिल्स पास कर दिए हैं, नया बैकलैंड बनेगा और हम उसका हिस्सा बनेंगे। फिर उसने थोड़ा हंस के ऐड किया, मैं आज देखा बैकलैंड के फैक्ट्री ओनर्स वर्कर्स ढूंढ रहे हैं, कहते हैं अब वेजेस बढ़ेंगे और वर्किंग आवर्स कम करेंगे, वरना कोई वापस नहीं जाएगा। मेलिसा ने स्केप्टिकल टोन में पूछा, सच में? बेंसन ने शोल्डर्स उठाए, अगर पार्लियामेंट ने लॉज बना दिए हैं तो फिर मजबूरी होगी। टेबल पर दोनों ने प्लेट्स और ग्लासेस लगाए। बियर और जिंजर बियर के साथ उन्होंने नया साल वेलकम किया। उसी रात 31 दिसंबर बैकलैंड के एक बड़े हॉल में शैंडलियर्स के नीचे एक लैविश पार्टी चल रही थी। हर तरफ ज्वेल्स, गाउन्स, परफ्यूम्स की खुशबू और ऑर्केस्ट्रा की धुन। पर बैक स्टेज एक लॉन्ज में ऑड्रे हॉल खुद को तैयार कर रही थी। उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर था, 21,000 लोग स्मॉग में मर गए, प्लेग से 40,000 और चले गए। ऑड्रे ने आंखें बंद करके गहरी सांस लिया। तभी उसके पेरेंट्स आए और प्यार से बोले, डार्लिंग, आज तुम्हारे लिए रात खास है, क्वीन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है।
ऑड्रे ने अपने चेहरे पर एक परफेक्ट नोबेल स्माइल लगाई और हॉल में चली गई। सबके सामने क्वीन ने उसका हाथ पकड़ा और अनाउंस किया, लेडी ऑड्रे हॉल। क्राउड क्लैप कर रही थी और बाहर फायरवर्क्स चमक रहे थे। 1349 की आखिरी रात थी। ऑड्रे ऑफिशियली अडल्टहुड में कदम रख चुकी थी। 3 जनवरी 1350 ईस्ट बोरो के नए सिमेट्री में क्लेन खड़ा था। उसने ओल्ड कोलर और लिव के अर्न्स मतलब अस्थि कलश ढूंढने। नीचे ताक पर नाम तक नहीं था, सिर्फ एक नंबर। क्लेन ने पॉकेट से पेपर निकाला, उसे मेटल में बदला और कार्व किया, कोलर। ही वॉज अ गुड वर्कर, ही हैड अ वाइफ, अ सन एंड अ डॉटर, ही वर्कड हार्ड टू लिव। फिर उसने एक छोटा स्लिप जलाया, जैसे एक प्राइवेट मेमोरियल हो। डेजी को डायरेक्टली मिलने के बजाय उसने अनोनिमसली रिपोर्टर माइक जोसेफ को लेटर भेजा, डेजी के दुख और मुश्किल का जिक्र करके उसके लिए चैरिटी फंड अरेंज हो सके। सिमेट्री से निकलते वक्त उसने देखा रोज़ और रोज़ बस अर्न्स के, जिनमें नाम तक नहीं। उसने गहरा सांस लिया और चल दिया। उसी दिन बेंसन और मेलिसा बैकलैंड की ट्रेन में बैठे। एक स्ट्रांग आदमी उनसे बातें कर रहा था। बैकलैंड में अब जॉब की बहुत डिमांड है। मुझे 21 सोली पर वीक का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बस 12 घंटे काम, और मेरी वाइफ को भी काम मिल जाएगा। हम दोनों मिलकर मीट खाएंगे रोज़। बेंसन ने मुस्कान के साथ बोला, किंग ने लॉ पास किया, मिनिमम वेज और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स सब लीगल हैं। ये सच में लैंड ऑफ होप है। ट्रेन स्टेशन से निकलते वक्त भीड़ में उनकी नज़र एक जेंटलमैन पर पड़ी। ब्लैक हेयर, गोल्ड रिम ग्लासेस, नीट सूट। वो जेंटलमैन सीधा चल रहा था। यही था क्लेन, अपनी नई आइडेंटिटी के साथ। स्टैंटन पर हज़ारों लोग उतर रहे थे, नए सपने और उम्मीद के साथ। 1349 ख़त्म हुआ, 1350 की शुरुआत हुई। द बेस्ट ऑफ टाइम्स, द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। दोस्तों ये था वॉल्यूम 2 पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और तुम लोग का थैंक्स, क्योंकि तुमने बिना इमेजेस के मेरी इतनी लंबी वीडियोस देखी, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग देखोगे। बाकी 23 को मेरी शादी होने वाली है, तो अब हो सकता है कुछ डिलेज हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियो डालूँ। और मैंने सोच रहा हूँ कि वॉल्यूम 3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें या फिर पाथवेज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या अभी टाइम के हिसाब से मैं किस तरीके से अपना टाइम दे पाता हूँ इन बिजी शेड्यूल में। बाकी थैंक्स तुम लोग के लिए, और ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहना।